आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं और आप निरंतर संपूर्ण भारतवर्ष में गांव गांव शहर शहर आपने एक अलग जगाया है अवेयरनेस का कि हर व्यक्ति किस प्रकार से इस कोरोना कालखंड में अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो इस प्रकार की अलग जगाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी अत्यंत व्यस्त हैं और अत्यंत व्यस्त समय में से जब मैंने आपसे आग्रह किया कि आज ये बहुत बड़ी मांग है कि हर प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनकी बड़ी विकराल समस्याएं हैं। इन समस्याओं के चलते वो बार बार हम लोगों से चिकित्सक होने के नाते तमाम तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन प्रश्नों का समाधान हमारे देश की उन हस्तियों से कराया जाए जो कि निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं अपने क्षेत्र में। तो इसका प्लान किया गया। प्लान करने के बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे का कि वो अपने राजकीय सेवाओं के साथ साथ कोविड कालखंड में निरंतर समर्पित भाव से लोगों को जागरूक करने में, लोगों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं उत्तर प्रदेश आयुष मंत्रालय आयुष विभाग के निर्देशों को अक्षरशः पालन करते हुए जन सामान्य को लाभान्वित कराने में लगे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीपी आर्य जी जुड़े हुए हैं जो कि एक विशिष्ट कार्यक्रम हवन इत्यादि के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब का प्रयास है, उनका एक निर्देश है कि डॉक्टर आर्या जी के माध्यम से इसी प्रकार के लोगों को जोड़ करके हवन और संविधा के संदर्भ में हम लोग एक कार्यक्रम रखें जिससे लोगों में जागरूकता हो कि किस प्रकार से इस दैव विपाश्रय चिकित्सा के माध्यम से आज के इस कालखंड में हम काफी योगदान कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी जो कि अपने आप की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परास्नातक एमडी करने के बाद पीएचडी करने के बाद आप अपने क्षेत्र की निष्णात गायनिकोलॉजिस्ट रही और आप विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए आपने उत्तराखंड सरकार में डायरेक्टर जनरल आयुष के पद को सुशोभित किया और वहां से आप सेवानिवृत्त हुई और आज भी आप निरंतर जनसामान्य को पीड़ित मानवता की सेवा में पूर्ण समर्पित भावना से निरंतर जागरूकता के कार्यक्रमों में लगी हुई हैं। मैं आपके इस कर्मठता को, आपके इस ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी। डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी प्रयागराज की तमाम चिकित्सालयों में आप आकर के आप बहुत कर्मठ हैं। आप जो है आपको बोलना कम होता है, आपको अपने हाथों से काम करना होता है। आप इतनी निष्णात गायनिकोलॉजिस्ट हैं कि आपके प्रति रोगी का जो भाव है वो मैंने काफी रिफ्लेक्शन देखा कि रोगी आपसे इतने संतुष्ट रहते हैं क्योंकि आपकी भावना चिकित्सक की मूल भावना को लेकर चलती है। आप अर्थ से बढ़कर के रोगी के वेदना की निवृत्ति के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं और आपकी इस डेडिकेटेड स्वभाव के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रयागराज में बहुत से ऐसे रोगियों को मैं जानता हूं कि डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी ने उन्हें एक इस प्रकार की प्रोफेशनल सीमा से हट करके इस प्रकार की राय दी है कि लोग आज भी इनकी बहुत की सराहना करते हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर कामिनी धीमान जी जुड़ी हुई है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप निरंतर आयुर्वेद के संदर्भ में जन सामान्य को जागरूक करने में, जैसा कि हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने जो कार्य किया आज कोरोना कालखंड में, हमारे दिल्ली के हजारों जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, दिल्ली पुलिस पर्सनल थे, 80,000 लोगों को आपने वहां जागृत किया और उनको आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से उनको जो है प्रोवाइड किया, जिसके चलते एक बहुत बड़ा उनको कवच का कार्य किया और वो सुरक्षित रहे। और कोरोना कालखंड में आयुर्वेदिक औषधियों से इस संस्थान में जो इलाज किया गया वो इलाज का परिणाम स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने मुक्त कंठ से इसकी सराहना की। तो मैं आपकी इस क्षमता को, आपके इस ज्ञान को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं डॉक्टर कामिनी धीमान जी। साथ साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है बनारस पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज की एक प्रख्यात गायनिकोलॉजिस्ट और वरिष्ठ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजना सक्सेना
जो कि बहुत ही व्यवहारिक। रोगियों के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है। जब मैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया में प्रधानाचार्य था तो हमारे साथ इनको कार्य करने का अवसर भी मिला और मैंने उस समय अनुभव किया कि रोगियों के प्रति इनका समर्पण सराहनीय है और ये अपने ज्ञान से रोगियों को लाभान्वित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य किसी क्लासरूम रीडिंग से नहीं है। आज का मूल उद्देश्य हमारा है कि किस प्रकार से लोगों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम दे सकें, क्योंकि बहुत सी चीजें काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं। लोगों के मन में डर है, जो फियर है। आदरणीय अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब के निर्देश से हम लोगों ने स्ट्रेस के ऊपर भी कार्यक्रम किया और उस स्ट्रेस के कार्यक्रम को लोगों ने इतना सराहा कि उस स्ट्रेस को हम कैसे कम डाउन करें, कैसे हम कम करें। तो इस प्रकार से ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों ने आज उद्यत हुए हैं। तो हम लोग वही व्यवहारिक चीजें लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये आरोग्य भारती के लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे भी जाएगा और हजारों हजार दर्शक इसको देखेंगे। तो मैं चाहता हूं अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। ऐसा ही हमारे डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी का निर्देश है कि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस देश से ही नहीं, दूसरी कंट्री से मैं देख रहा हूं कि यूएस से भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अफ्रीका से कुमासी घाना से जुड़ रही हैं श्रद्धा अंकित सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान केवल देश ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब हमारी ये बात पहुंचेगी और जन सामान्य को हम लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कोई विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बहुत सी मिथ्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को विश्वास नहीं हो पाता कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर कुछ गलत चीजें प्रचारित और प्रसारित कर दी जाती हैं और जो गलत चीजें होती हैं उनको कह दिया जाता है कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद की ऑथेंटिक जो सजेशंस हैं, आज हमने आयुर्वेद विधा से जुड़े हुए विद्वानों को आमंत्रित किया है, एलोपैथी विधा से जुड़ी हुई विदुषी को भी आमंत्रित किया है। तो सही सलाह, सही राय आज इस मंच से आपको प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य से आप सब लोगों को आमंत्रित करते हुए मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेते हुए आज के मुख्य अतिथि अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम लोगों के सामने अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अवनीश पांडे जी, पहले संक्षिप्त परिचय हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर वार्ष्णेय जी का आप देने का कष्ट करें, उसके बाद उनको आमंत्रित करें। डॉक्टर अवनीश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब, आप राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं आरोग्य भारती के। भाई साहब ने 1979 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री एएमयू से पूर्ण करने के पश्चात 1986 में अपने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया। इसके पश्चात आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही 1 वर्ष तक आपने शिक्षण कार्य किया। इसके पश्चात आप सामाजिक कार्यों से जुड़े। 1986 से आपने सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए आरएसएस प्रचारक के रूप में आपने इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में अपनी सेवाएं दी। 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक भी रहे, जिसमें 10 वर्ष आपने झारखंड एवं 5 वर्ष तक आपने कानपुर प्रांत में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2012 से भाई साहब राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई साहब को, कृपया अपने आशीर्वचनों से, अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय भाई। धन्यवाद अवनीश जी। विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर जीएस तोमर जी, महासचिव डॉक्टर डीपी आर्य जी, इस वेबिनार में उपस्थित डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी जो फॉर्मर डीजी हैं आयुष विभाग की उत्तराखंड की, डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी जो प्रयागराज से हैं, डॉक्टर कामिनी धीमान जी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से हैं, डॉक्टर अंजना सक्सेना जी जो काशी में आयुर्वेदिक कॉलेज, पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज से हैं,
हमारे डॉक्टर अवनीश पांडे जी, डॉक्टर मीनाक्षी जी, और इसमें से 3 कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो शायद परिचय से छूट गए, चूंकि वे आरोग्य भारती के दूसरे प्रांत के कार्यकर्ता हैं। एक हमारे मध्य भारत के प्रांत के सचिव हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सोनी जी, ब्यावरा से जुड़े हैं, और एक उड़ीसा के संबलपुर से जुड़े हैं वैद्य कार्तिकेश्वर प्रधान जी। एक रीवा से जुड़ी है डॉक्टर सरोज सोनी जी। हमारे ऐसे और अन्य कार्यकर्ता भी इसमें जुड़े हैं। ऐसे सभी बंधु भगिनियों को नमस्कार। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जैसा कि मेरे परिचय में बताया। एक्सपर्ट की जो राय है वे तो जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से जो मैं ऑब्जर्व करता हूं वह जानकारी देता हूं। आरोग्य भारती के इस कार्यक्रम में कुछ नए लोग भी हैं, थोड़ी सी जानकारी भी 1-2 वाक्यों में दूंगा मैं। जैसा हम जानते हैं कि आरोग्य भारती हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करती है। हम सब मानते हैं और जानते भी हैं कि अगर एक पुरुष को हम मोटिवेट करते हैं तो वह अकेला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन एक महिला को अगर मोटिवेट करते हैं तो एक परिवार स्वस्थ रहता है। सामान्य रूप से महिलाओं को 3 प्रकार के काम करने होते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। एक, पहला स्वयं को स्वस्थ रखना। दूसरा, स्वयं स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, यह भी एक दूसरा काम है। उसके साथ साथ एक तीसरा काम भी है कि उनके द्वारा एक नए जीवन का निर्माण भी होता है। निर्माण होता है अर्थात जन्म भी होता है, उसका विकास भी होता है, दोनों काम होता है। और इसलिए व्यक्ति, परिवार और समाज के स्वास्थ्य में महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा हम सभी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से या व्यावसायिक रूप से सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पुरुष हो या महिला, पुरुष पुरुष से, पुरुष महिला से, महिला महिला से, ऐसे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। केवल जुड़े ही नहीं रहते, हर एक के एक्टिविटीज, हर एक के इमोशंस, ट्रेडिशंस, हर एक के जीवन लक्ष्य सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। हम मात्रा कम अधिक हो सकती है, लेकिन प्रभावित सभी करते हैं। आरोग्य भारती में 2014 से महिला कार्य प्रारंभ हुआ और यह आज वर्तमान में कार्य बढ़ते बढ़ते एक लगभग 32 या 33 प्रांतों में स्वतंत्र महिला इकाई, महिलाओं की टोलियां हैं। वे अपने कार्यक्रम करती हैं, अपना निर्णय लेती हैं और वे आगे बढ़ रही हैं। महिला कार्य में उन्हीं से संबंधित सारे विषय रहते हैं। स्वस्थ परिवार है, स्वस्थ जीवन शैली है, घरेलू उपचार है, वनौषधि है, योगासन है और साथ साथ किशोरी विकास है, गर्भ संस्कार है। ऐसे विषय भी उनके साथ में। जैसा आज का विषय है, हम सब जानते हैं कि गर्भावस्था के समय हर महिला में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल जैसे चेंजेस होते हैं। केवल इतना ही नहीं, इतने परिवर्तन के साथ साथ महिला की या पूरे परिवार की जीवन शैली कैसी है, उनका आहार विहार कैसा है, उनके आसपास का वायुमंडल कैसा है, वहां पर विचारों का प्रभाव कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यह सभी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता है और इसका परिणाम भी आता है। और इसीलिए इस गर्भावस्था में महिलाएं, आगे बताएंगे डॉक्टर्स सभी, कि बहुत उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इमोशनल क्वोशिएंट भी बढ़ जाता है। वर्तमान में कोरोना कालखंड है। अभी कोरोना जैसे जैसे कार्य बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं आ रही हैं। तो कुछ लोग नेचुरल वायरस बोल रहे हैं, कुछ 1-2 साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल वायरस ही बोला है। अभी कुछ लोगों ने हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस
का दुष्प्रभाव भी बताया है। चाहे जो भी हो, इन सब से हमको बचना भी है और दूसरे लोगों को बचाना भी है। और इसलिए हमारे हाथ में क्या है, तो जो हमारे हाथ में है उतना हम काम कर सकते हैं कि हमको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है इसमें। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे सब चीजों से दूर रहना। लेकिन ये कहना आसान है कि इन सब से, नेगेटिविटी, डिप्रेस, एंजाइटी से दूर रहिए, करना बहुत कठिन काम है। इसके लिए हम लोग बताते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करिए, अपने को रीइन्वेंट करिए। आपकी जो रुचि प्रकृति है, आप वह काम करिए और जैसी भी स्थिति परिस्थिति है उसको एंजॉय करना सीखिए। तो हम देखेंगे कि हम इस अवस्था में अपने को बाह्य वायुमंडल के दुष्प्रभाव से कुछ हद तक दूर रख सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में और एक चीज है, वो है हर व्यक्ति के हाथ में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये इम्यूनिटी को बढ़ाना माने क्या करना, तो स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना। हेल्दी लाइफस्टाइल है, प्रकृति आधारित जीवन है, हमारी दिनचर्या प्रकृति आधारित है, विरुद्ध आहार का हम पालन करते हैं, ऋतुचर्या का हम पालन करते हैं, थोड़ा हल्का व्यायाम भी करना चाहिए। हाँ, व्यायाम का प्रकार कुछ भी हो सकता है, हमारा टहलना भी हो सकता है, योगासन भी हो सकते हैं, प्राणायाम भी हो सकता है, जैसा हमारा शरीर अलाउ करे, हमारी जानकारी है, हमारे पास जैसा समय है वैसा करना चाहिए। लेकिन इस सबके साथ साथ और एक चीज है, वो है अपने को आनंदित रखने के लिए आपकी जो रुचि है, आप गीत में रुचि है, संगीत में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, चित्रकारी में रुचि है, नई नई रेसिपी बनाने में रुचि है, जिसमें रुचि है आप काम करिए। बागवानी में रुचि है, आप वही काम करिए। तो जितना हम अपने को एंगेज रखेंगे हल्के फुल्के कामों में, हम बाहर के पैनिक से दूर रहेंगे और यह हमारी कुल मिलाकर इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ाती है। और एक पहलू है, अपने संबंधित जो भी डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रहें, जब जैसी आवश्यकता पड़े उनकी सलाह लें। वहीं इस कार्यक्रम में का एक दूसरा भाग है लैक्टेटिंग मदर्स, दुग्धपान कराने वाली माताएं। जैसा हम जानते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग ये केवल बच्चे का भोजन नहीं है, नॉट ओनली फीडिंग द बेबी बट ऑल्सो ट्रांसफरिंग द इम्यूनिटी एंड इमोशंस ऑल्सो। ये दोनों चीजें रहती हैं। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, और एक चीज है, इम्यूनिटी और इमोशंस के ट्रांसफर के परिणाम स्वरूप बच्चे के जीवन की रक्षा भी होती है और रक्षा के साथ साथ उसका निर्माण भी होता है। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। हैदराबाद में एक नीलोफर हॉस्पिटल है, वहां पर अपने एक सक्षम के कार्यकर्ता हैं डॉक्टर संतोष क्लारेती। उन्होंने आज से 2 वर्ष पहले धात्री ह्यूमन मिल्क बैंक यह शुरू की। तो आरोग्य भारती के सामने यह विषय आया था कि ह्यूमन मिल्क बैंक के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। पुणे से आया था। उस समय हमने कहा हमारा विषय नहीं है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस विषय को समझना चाहिए। तो जब मैं हैदराबाद के प्रवास में था तो वहां जाने का मौका मिला। उस समय तक उस बैंक को स्थापित हुए 6 माह ही हुआ। तो मैं देख रहा था कि जो डोनर मदर्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता कि जिससे उनका भावनात्मक लगाव हो, ध्यान में आए उनको। फिर मैंने पूछा कि आपके इस नीलोफर हॉस्पिटल में ये 6 महीने हो गए, आप कैसे असेस करोगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में पूरे वर्ष भर में लगभग 18,000 डिलीवरीज होती हैं,
10% बच्चे हमारे जिनको तुरंत दूध नहीं मिल पाता, इसके कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। हमने इन 6 महीनों में एक लगभग 900 बच्चों को बचा लिया है। तब मुझे लगा कि इस ह्यूमन मिल्क बैंक का कितना उपयोग है, और उससे भी ज्यादा जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका उपयोग ध्यान में आया। और ये कब ध्यान में आया? अभी इस कोरोना कालखंड में 15-20 दिन पहले की बात होगी। इसी भोपाल में एक घटना हो गई कि एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया, एक 5-6 दिन का ही था, कि उसकी माँ कोरोना से संक्रमित हुई और उसकी डेथ हो गई। बच्चा 8 दिन का अकेला रह गया, पिता परेशान, डॉक्टर्स परेशान कि क्या करना चाहिए। तब यहाँ भोपाल की चाइल्ड वेलफेयर जो एसोसिएशन है, उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे शहर भर में फैलाया। तो ध्यान में आया, उन्होंने खोजबीन शुरू की कि कौन कौन सी ऐसे लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अभी कुछ ही समय में प्रेगनेंसी हुई है। तो उनको 2 महिलाएं मिली, दोनों सौभाग्य से महिला कांस्टेबल थी। उन महिला कांस्टेबल ने उस बच्चे को दूध पिलाया, तब वो बच्चा जीवित रह पाया। तो ब्रेस्ट फीडिंग कितना महत्वपूर्ण है कि बिना ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चे को जीवित रखना प्रारंभ में बहुत मुश्किल है। और इसलिए इस कोरोना कालखंड में लैक्टेटिंग मदर्स और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वे वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेंसिटिविटी अधिक रहती है। ऐसे समय में वैक्सीन अभी आ गया है, अभी कहा जा रहा है, शायद अभी डॉक्टर्स हैं वो बताएंगे अच्छी तरह से। अभी तक मुझे जो जानकारी है कि शायद प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए शायद वैक्सीन नहीं है। एक्सपोजर से बचे, कम्युनिकेशन बना करके रखें, कोविड पॉजिटिव होने पर घबराएं नहीं और डॉक्टर के अनुसार उपचार करें। इतना अगर हमने किया तो शायद हम कुछ महिलाओं को कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनमें पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है इतना ही मुझे कहना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वार्ष्णेय भाई साहब, आपने जो है पूरा का पूरा एक ऐसा खाका खींचा है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि नॉट ओनली ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट सिंपली द नरिशमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ट्रांसफरिंग ऑफ इम्यूनिटी, ट्रांसफरिंग ऑफ इमोशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा संस्कार है कि हमारे यहाँ गर्भाधान भी एक संस्कार होता है। तो आयुर्वेदीय परंपरा में गर्भाधान को एक संस्कार माना गया है। और गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि क्रम में किस प्रकार की आपकी लाइफ स्टाइल हो, किस तरह से भावनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, बच्चे के अंदर किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट कराया जा सके, ये सारी चीजें आयुर्वेद में दी गई हैं। तो आयुर्वेद के पक्षों को स्पष्ट करने के लिए हमने निवेदन किया हुआ है आज के पैनलिस्ट से कि हमारी डॉक्टर अंजना सक्सेना तो एंटीनेटल पीरियड में जो हमारी प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगी, और वहीं डॉक्टर कामिनी धीमान जी इंट्रानेटल पीरियड में जो आपकी प्रिकॉशंस है उसके बारे में प्रकाश डालेंगी, और हमारी वरिष्ठ जो है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से पोस्ट नेटल पीरियड में जो प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ओवरऑल आधुनिक पक्ष की तरफ से हमारी डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी हैं जो कि संपूर्ण तरीके से एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड इंट्रानेटल में क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या चीजें बरतना सावधानी बरती जाना चाहिए, उस सारे में चीजों में प्रकाश डालेंगे। इस प्रकार से हमने विषय का विभाजन किया हुआ है। और इसके बाद में कुछ हमारे जागरूक जो हमारे दर्शक होंगे उन लोगों से भी मैं प्रश्न लूंगा और उनके प्रश्नों का समाधान भी संबंधित पैनलिस्ट से कराने का प्रयास करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर वार्ष्णेय भाई साहब ने जो आपके सामने पूरे देश का चित्र उदाहरण के साथ में जो आपके सामने रखा, उससे एक प्रतीत होता है कि आज इसका कितना बड़ा महत्व है, ब्रेस्ट फीडिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, और साथ साथ में गर्भाधान काल में प्रिकॉशंस के संदर्भ में कोई मिथ्स हैं जो आपकी अवधारणा मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको दूर करने के लिए आज हमारे पैनलिस्ट सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट और उत्तराखंड की पूर्व डायरेक्टर जनरल आयुष डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी को कि आप अपने आप को अनम्यूट करें। अवनीश जी डॉक्टर पूजा जी को अनम्यूट करें। और पूजा जी से मेरा निवेदन है कि सामान्य चर्चा के साथ आप पोस्ट नेटल
पीरियड में जो प्रिकॉशंस लिया जाना चाहिए उसके ऊपर आप हम लोगों को लाभान्वित कराने का कष्ट करें, हमारे दर्शकों को। तो डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी, प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर तोमर जी। सबसे पहले तो आज की इस वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती का मैं प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर तोमर जी, अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद मिशन, डॉक्टर डीपी आर्या जी, महासचिव, डॉक्टर अवनीश पांडे जी, डॉक्टर कामिनी धीमान जी, डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजना सक्सेना जी और सभी जो व्यूअर जुड़े हुए उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जबकि पूरी मानवता ही भयग्रस्त है कोरोना की वजह से, उसमें जब गर्भावस्था में जो हमारी गर्भिणी माँ बहनें हैं, प्रसवावस्था में और प्रसव के पश्चात उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं कि वो इस कोरोना में किस तरह से खुद को और प्रसव के पश्चात अपने बच्चे को किस तरह से स्वस्थ रख सकें कोरोना काल में। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो है अपने अनुभव के आधार पे और क्या करना चाहिए व्यवहारिक पक्ष में करूंगी। मैं बुकिश नॉलेज पे न जाके व्यवहारिक पक्ष पे आऊंगी जिसकी की आवश्यकता है आजकल। तो सबसे पहले तो मैं सूतिका बताना चाहूंगी। जो प्रसव सूतिका काल होता क्या है? सूतिका काल जनरल भाषा में कहा जाए प्रसव के पश्चात जो काल होता है वो सूतिका काल होता है। जो आयुर्वेद की भाषा में हम बात करें तो जो प्लेसेंटा जब बाहर हो जाता है, अपरा जिसको बोलते हैं, उसके पश्चात से स्त्री सूतिका कही जाती है। बच्चे का प्रसव हो गया, प्लेसेंटा बाहर निकल गया, उसके पश्चात स्त्री को सूतिका कहा जाएगा। अभी कहा था सूतिका काल है कितना, कितने समय तक इस स्त्री की हम रक्षा करेंगे, विशेष खान पान करेंगे, विशेष जो है उसका आहार होगा, विशेष उसका विहार होगा, हाइजीनिक कैसे रखा जाए, तो वो कितना टाइम का होना चाहिए। आचार्यों का मत भिन्न भिन्न है। जहाँ पे आचार्य चरक सुश्रुत जो कह रहे हैं कि ये 6 वीक का होता है, 6 सप्ताह का होता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि पुनर्आर्तव दर्शन तक, जब तक दोबारा मेंसिस न हो जाए तब तक का काल जो है वो सूतिका काल है। वहीं पर आचार्य कश्यप जी कहते हैं कि ये 6 महीने का होता है। तो विभिन्न आचार्यों के मत से विभिन्न चीज क्यों आ रही है? ऐसा तो नहीं कि वो लोग गलत बोल रहे हैं। जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया है कि प्रसवावस्था में जो है बहुत चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल भी होते हैं, एनाटॉमिकल भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि यूट्रस और जो जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको अपने सामान्य अवस्था में आने में 6 वीक लग जाते हैं। जब यूट्रस का उसका अंतर्वलयन या इन्वोल्यूशन बोलते हैं, उस पे 6 वीक लग जाते हैं। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा जो है पुनर्आर्तव दर्शन, एक कई आचार्यों का पुनर्आर्तव दर्शन जब हो जाता है तब उसके पश्चात जो है वो सूतिका काल खत्म हो जाता है। तो पुनर्आर्तव दर्शन का मतलब जो है कि फिजियोलॉजी जो हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस हुआ था वो फिजियोलॉजी अब इम्प्रूव हो गई है और उसके पश्चात अब ये सूतिका जो है विगत सूतिका हो गई है। तीसरा जो 6 महीने, तो 6 महीने देखा जाए तो इमोशनली हो गया, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, वुमेन को रेस्ट मिल जाती है। तो सभी आचार्यों के मत से बताया गया वो काल लगभग ठीक ही है, अपने अपने हिसाब से बताया गया है। अब ये बात आती है कि होता क्या प्रसव के पश्चात, जो हम आयुर्वेद की तरफ से बात करें कि उसमें वात जो हमारा वात पित्त कफ जो हमारी थ्योरी है, इसमें वात दोष जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है। उसकी वजह से जो सूतिका स्त्री होती उसकी पाचन शक्ति होती, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसकी शारीरिक धातुओं की क्षमता, ये सब कम हो जाता है। रक्त का स्राव भी होता ही है प्रसव में, जलीयांश भी कम होता है। तो उनकी वजह से स्त्री जो है शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। तो हमें अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ, हमारी थोड़ी भी लापरवाही हुई, थोड़ी भी केयरलेसनेस हुई, तो वो स्त्री के लिए बहुत भारी पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे केवल स्त्री ही नहीं है, स्त्री है वो भी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उससे 9 महीने उसको प्रेगनेंसी रही है, प्रसव की पीड़ा सही है, उसकी बहुत सी धातुओं का लॉस हुआ है, तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे में उसकी बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी जरूरी होती है, उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी होती है, उसके लिए जनरल जो है कोई इन्फेक्शन ना हो, ये सब भी बहुत जरूरी होता है। तो प्रथम उद्देश्य हमारा ये होता है हम वात का शमन करें, उसको भोजन ऐसा दें लघु हो, सुपाच्य हो, उसकी धातुओं का ग्रहण रख सके।
तो जब अगर हम देखते हैं कि पुराने, अगर हम सब लोग देखते हैं अपनी दादी नानी इन सब के उसमें जाते हैं, तो जब प्रसव होता था उसके पश्चात स्त्रियों को जो है अलग कक्ष में रखा जाता था जब तक उनका सूतिका काल होता था। और उस कक्ष में जो है वो कोई जा नहीं सकता था, जाना भी लिमिटेड होता था। जो जाता था पहले बाहर हाथ पैर धोता था, बाहर घड़ा रखा था बाल्टी, वहां हाथ पैर धोता था, उसके बाद ही एक स्त्री या कोई भी जो है इसकी सेवा के लिए वो अंदर जाती थी। बाहर गुगुल वगैरह का धूपन दरवाजे पे हमेशा होता रहता था बैक्टीरिया से उसकी रक्षा करने के लिए। तो अगर इसको आप देखें तो कितना साइंटिफिक था। खाली ये था कि उसको कहते थे कि उसमें अशुद्ध है इसलिए वो अलग है, लेकिन अशुद्ध तो एक वो अलग पक्ष है, लेकिन उसका जो है जनरल, अगर उसको बच्चा हुआ है, वो कमजोर हो चुकी है, छोटा बच्चा उसके संग में है, कोई भी जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, तो उसकी सबसे दूरी जो बना के रखेगी। तो आज के अगर कोरोना कालखंड में दिया जाए तो प्रसव के पश्चात अगर महिला को और बच्चे को, इनको थोड़ा सा इनको डिस्टेंस बना के रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, तो इससे बचा जा सकता है। दूसरी बात है जो भोजन में कहा जाता था कि पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, इनको जो है संस्कारित इसकी पतली खिचड़ी इनके द्वारा, मतलब पतली खिचड़ी बनाई जाए। इसमें ये, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक, धन्यवाद सर। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, इनसे संस्कारित खिचड़ी जो है भोजन में दी जाए 5 से 7 दिन तक। और 7 दिन बाद जब उसकी अग्नि जो है थोड़ी सी दीप्त हो जाए, वो भोजन लेने लायक हो जाए, तब उसको थोड़ा सुपाच्य आहार दिया जाए और ब्रह्मण द्रव्यों का सेवन कराया जाए। इसके जो 3-4 पॉइंट जो आएंगे उसमें एक तो होता आहार होता है, विहार होता है, औषधि होती है, और पथ्य क्या हम खाएं और अपथ्य क्या न खाएं, क्या न करें, इन सब चीजों को जो है वो करना पड़ेगा। तो आहार में जो है वो लघु सुपाच्य आहार होगा, उसमें खिचड़ी हो सकती है, उसे पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी इनका प्रयोग किया जाए। और इसके अलावा जो भी भोजन करें वो गर्म होना चाहिए, बासी भोजन नहीं होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, लघु होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। पानी के लिए हमेशा पानी गुनगुना पिए, उबाला करके ठंडा करके पानी पिए। और जो पानी उबाले उसमें खाली एक व्यवहारिक पक्ष बता रहे हैं जो कि करना चाहिए, सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, इनमें से जो भी जिसका टेस्ट अच्छा, सब चाहे सब मिला सकते हैं। थोड़ा सा रात में उसको भिगो दें पानी में, सुबह पानी में उबाले और उसको छान के गुनगुना पानी करके कम से कम 1.5 माह तक इसी पानी का प्रयोग करें। शीतल जल का भूल कर भी उपयोग ना करें, न तो खाने में, न पीने में, न नहाने में, किसी भी स्थिति में शीतल जल का प्रयोग जो है उसको छोड़ दे। तो एक तो उससे वात का शमन होगा और स्त्री जो है जो कमजोर हो चुकी है उसके इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कम रहेंगे। 4 चीजों को अवॉइड करें, वो 4 सी, कोल्ड वाटर, सी कोल्ड वाटर, कोल्ड विंड, कोल्ड थिंग्स एंड क्वाइटस। ये 4 सी इसको जो है वो हमेशा अवॉइड करें। पंचकर्म जो है इस समय कंट्राइंडिकेटेड होता है, पंचकर्म ना कराएं। जो पथ्य है उसमें जो है विश्राम बहुत जरूरी है, डाइट जो बताई बहुत अच्छी जरूरी है, पीने के लिए उबाला हुआ पानी ले, नहाने के लिए भी गर्म पानी ले। रोज जो है जब से ब्लीडिंग जो है रुक जाए, जिसको बोलते हैं जो बंद हो जाए, उसके बाद डेली मसाज मला तेल की कर सकते हैं या कोई भी और मेडिकेटेड ऑयल कर सकते हैं। उसके बाद उष्ण जल से स्नान कराएं। क्रोध, शोक, भय, अवसाद, जो एंजाइटी टेंशन है उसको भूल कर भी ना करें, क्योंकि क्रोध शोक भय जो होते हैं ये लैक्टेशन जो है उसको प्रभावित करते हैं। अगर स्त्री जो है शोक में रहेगी, टेंशन में रहेगी, एंजाइटी में रहेगी, डरी रहेगी, तो वो उसके जो है दुग्ध की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगा। तो ये सब भूल के भी न करें। शारीरिक और मानसिक श्रम न करें, स्ट्रेस स्टेन बिल्कुल न लें। थोड़ी बहुत फिजिकल 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी अब थोड़ा फिजिकली हो तो फिजिकल थोड़ा अपना योगा कर सकती है, थोड़ा प्राणायाम कर सकती है, घूम सकती है, लेकिन इतना श्रम न करे कि जिससे उसको बहुत थकावट हो। कैफीन, निकोटीन, एल्कोहल इनका उपयोग न करें, क्योंकि ये औषधियां जो हैं ये औषधियां तो नहीं कहेंगे हम इनको, ये दुर्व्यसन जो है ये माँ के दुग्ध से जो है बच्चे में जा सकते हैं और बच्चे की जो है वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। और कवरिंग ऑफ ईयर,
ये भी पुराने जमाने में चलता था कि जिसको बच्चा हुआ वो देखा होगा कि माथे पे जो है, माथे से कान से जो है वो कपड़ा बांधते थे, इसलिए कि ठंडी जो हवा है उसका सीधे कानों से सीधे संपर्क ना हो। तो कवरिंग ऑफ ईयर कर सकते हैं उसको। और घी का प्रयोग, आजकल के जमाने में घी जो है उसको बंद कर दिया गया है कि फैट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घी जो होता है वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ भी देता है, एनर्जी भी देता है, और इसलिए घी का प्रयोग करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अगर अफोर्ड कर सके मात्रा में तो वो भी एनर्जी होगा, और एनर्जी भी आएगी उससे, और बॉडी की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ेगी। मेथी का प्रयोग, फेनुग्रीक सीड जो है वो यूट्रस के इन्वॉल्यूशन में, जो यूट्रस का अंतर्वलयन होता है उसमें बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मेथी के बीज जो है उनका प्रयोग कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं, भिगो के कर सकते हैं, पानी में मिला के उबाल के कर सकते हैं, और अगर मेथी के पत्ते की सब्जी हो सके तो उसका भी प्रयोग जो है उतना ही लाभकारी होगा। सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो दुग्ध जो है सर्वोत्तम आहार है, और चूंकि अगर दुग्ध महिला पिएगी तो उसके बच्चे को भी जो है दुग्ध पर्याप्त मात्रा मिलेगा, इसलिए दुग्ध का प्रयोग जो है स्त्री जितना कर सके, जितना पचा सके करना चाहिए। और अगर शतावरी कल्प या शतावरी चूर्ण या शतावरी पाउडर को दूध में मिला के उसको उबाल के क्षीर पाक बना के उसको भी पी सकती है, इससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी, और दूध भी पर्याप्त मात्रा में उसको मिलेगा। हरी शाक सब्जी जो है, लौकी है, तरोई है, परवल है, इन सब का उपयोग करें। उसके बाद में जो ड्रम स्टिक होती है जिसको सहजन की फली बोलते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर होती है। अगर ये मिल सके तो ड्रम स्टिक, इसकी सब्जी जो है सूतिका काल में अगर दी जाए तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और स्पिनिच है, ये आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के इनमें भरपूर होता है। बीट रूट है, ये सब पूरे न्यूट्रिएंट्स भरपूर इस टाइप की हरी सब्जी ली जाए तो जल्दी से उसकी रिकवरी भी होती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो नेचुरली जो है कोरोना जैसी चीजें उस पर असर नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा औषधियों में दशमूल ले सकते हैं, दशमूल क्वाथ फॉर्म में ले सकते हैं, दशमूला रिस ले सकते हैं, जीरकाद्या रिस ले सकते हैं, देवदार क्वाथ ले सकते हैं, शतावरी कल्प, सौभाग्य शुंठी पाक, ये सब औषधियां जो है, औषधियां आहार जो है, ये सूतिका स्त्री के लिए बहुत फायदेमंद है। पोस्टनेटल एक्सरसाइज, बाद में जब शरीर में ताकत आने लग जाए तब कुछ एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है, जैसा कि भाई साहब ने बताया है, ये इमोशनली जो है वो बॉन्डिंग भी करता है, उसके बाद में एंटीबॉडीज भी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देता है। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत जरूरी है। अगर किसी स्त्री को ऐसा लगता है कि उसको कोरोना से पीड़ित है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैसे तो रिसर्चर ये कह रहे हैं कि ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन रखने में कोई बुराई नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए अच्छे से हाथ धो लिए जाए, ब्रेस्ट को साफ कर लिया जाए और मुंह पे मास्क लगा लिया जाए और उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली कराए। तो ब्रेस्ट फीडिंग को जहाँ फायदे माँ को है, बच्चे को, दोनों फायदे होते हैं। बच्चे को फायदा ये है कि उसको जो इम्यूनोग्लोबिन्स मिल जाएंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी, बॉडी टेम्परेचर पे रहता है, इन्फेक्शन कोई होने के चांसेस नहीं, बॉटल फीड कराएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से ब्रेस्ट मिल्क के बच्चे को फायदा है। वहीं मदर को भी ब्रेस्ट मिल्क के फायदा ये है कि बॉन्डिंग तो पीछे बनेगी, जो इमोशंस कैरी होते हैं आपस में एक दूसरे के। दूसरे जो है, जो ब्रेस्ट कैंसर के, यूट्राइन कैंसर के, ओवेरियन कैंसर के, इनके जो है चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ओवुलेशन, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है मोस्टली उस बीच में ओवुलेशन नहीं होता है, ओवरी जो है बीजोत्सर्ग नहीं करती है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी उस दिन तक कम रहते हैं। तो एक तरह से नेचुरल कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक भी ये होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें महिलाओं को परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को स्ट्रांग रखें, इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो डाइट ले, योग करें, प्राणायाम करें, और जितनी फिजिकल एक्सरसाइज उनकी बॉडी आगे अलाउ करती जाती है वो करें। और इस बीच में चूंकि उनकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है तो इस बीच में पूर्ण विश्राम करें। मीन्स घरेलू जो काम काज है या चिंताएं हैं उनसे कुछ दिन तक 6 हफ्ते या 8 हफ्ते, जो भी, आजकल तो गवर्नमेंट भी 6 महीने की छुट्टियां दे रही है, इसका मतलब उसको सूतिका को जो है उतने दिन की जो है
रेस्ट की आवश्यकता है, मीन्स उसके कोई फिजिकल टेंशन ना हो, कोई मेंटल टेंशन ऑफिस का ना हो, तो ये सब सोचते हुए उतने दिन तक जो है वो स्वस्थ रहे। मेरे ख्याल से अगर इस टाइप की अगर दिनचर्या और इस टाइप की आहारचर्या, विहारचर्या अगर अपनाई जाए तो कोरोना से घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। सावधानी जो है वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा जी। आपने उस वस्तुस्थिति में प्रकाश डाला जो कि निश्चित रूप से हमारी उन जो दर्शक हमारी जो जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनका जो उत्साहवर्धन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारतीय वाङ्मय में जो सिद्धांत और हमारी परंपरा में जो चीजें समाहित हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी साइंटिफिक फुटिंग्स है। तो हम चाहते हैं कि आपने आहार के संदर्भ में, लाइफ स्टाइल के संदर्भ में आपने जो जानकारी दी है वो निश्चित रूप से एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी और उसका हम लोग लाभ उठा पाएंगे। इन महिलाओं से जो इनके कोई प्रश्न होंगे, मैं डॉक्टर पूजा जी से निवेदन करूंगा कि आप समय निकाल करके थोड़ा रुकें, क्योंकि कुछ लोगों के जो प्रश्न होंगे उनका समाधान भी आपको करना होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके बहुत ही सारगर्भित और के ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं प्रयागराज की एक बहुत रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से ही जिन्होंने एमबीबीएस किया और यहीं से आपने एमएस गायनेकोलॉजी में किया, और एक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही मृदुभाषी और रोगियों के प्रति एक बड़ी करुणा और आत्म भावना से कहते हैं मैत्री कारुण्य आर्तेषु सक्रिय प्रीति रूपेक्षणा। तो ये आयुर्वेद की जो भाव है कि किस प्रकार से मित्रता का व्यवहार रोगी के प्रति होना चाहिए, रोगी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, इस प्रकार के भाव को रखने वाली डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और कोरोना कालखंड में लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में आप प्रकाश डालने का कष्ट करें। डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी। लेकिन जो है इतना नहीं हुआ था, धुआं कम हुआ था। वो क्या है? डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी को अनम्यूट करें अवनीश जी। हाँ सर। और सर मैं बताना चाहता हूँ मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, जिसको अगर प्रश्न पूछना है तो चैट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न जो है लेक्चर के बाद में नहीं, चैट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, बाद में हम लोग पूछ लेंगे। चैट हाँ बॉक्स राइट, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल दें, बाकी का जो है प्रश्न बाद में करा दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी को। मंजू अग्रवाल जी, क्या आप सुन पा रही हैं? यस, हाँ मैडम। हाँ, नमस्कार मैडम, नमस्कार। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, आप लोगों का नमस्कार, आप लोगों का। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ डॉक्टर तोमर जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ बोलने का। और बहुत कुछ तो उन्होंने बतलाया भी है और डॉक्टर पूजा भारद्वाज ने भी बताया है। मुझे यहाँ बतलाया गया कि प्रिवेंशन के लिए कि हमने वी आर हियर टू डिस्कस द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। और हम लोग एज वी नो द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द डिफिकल्ट टाइम ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन, कोविड pandemic, and physical health, mental status and economic status is totally shattered. The public, government and individual effort is insufficient to cope up the situation, especially the second wave, and still there is prediction of the third wave, and the severity of which is unknown. Loss of near and dear ones has marked impact on family and individual. And still we don't know the pathophysiology of COVID infection and the treatment and the actual treatment. Changing guidelines and changing guideline treatment is confusing every time. As the second wave is set to spread through aerosol, prevention is revised, and this is more important in pregnant and lactating mothers. Whereas the emphasis on prevention of COVID-19 is much more than the general population, because the treatment guidelines in general population is restricted in the pregnancy and lactation. So we have to take care. The pregnant and lactating mothers should be remain in the home and with proper ventilation
and they should use the mask, and they should take the high protein, they should improve their nutrition and with high protein diet, विटामिन सी, फ्रूट्स, और अगर वो लोग अंडा लेती हैं तो एग वाला, व्हाइट वाला एग उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि येलो नहीं लेना चाहिए, तो उसमें हाई प्रोटीन होती है। और गेस्ट को यूजली कोशिश ये करना चाहिए कि गेस्ट जो भी आए या तो अलाउड ही ना करें घर में, और अगर करें भी तो प्रॉपर मतलब डिस्टेंस मतलब मेंटेन करें। अच्छा, फ्रीक्वेंट डाइट्स में इन लोगों को मतलब लें, प्रोटीन लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, विटामिन सी लें, जिंक लें, फ्रूट्स लें, और फ्रीक्वेंट हॉट मिल्क लें, और प्रॉपर हाइजीन जो है, प्रॉपर हाइजीन शुड बी मेंटेन, और विथ प्रॉपर हैंड वॉश एंड डिस्टेंस फ्रॉम द गेस्ट। अगर ANC चेकअप के लिए इफ दे हैव टू गो, तो दे शुड गो टू द नॉन कोविड हॉस्पिटल with double mask and face shield. And because the mortality rate if in the pregnant and lactating mother is very high, and mortality rate is very high, and हाँ, जो वो कह रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में वैक्सीनेशन इज सेफ। तो हम लोगों को जो है पूरा टोटल अपना ध्यान ये देना है कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ज्यादातर कोशिश ये करना है कि जितना भी हम लोग घर में रहें और अपना लोगों से अवॉइड करें, और इन्फेक्शन को कोशिश ये करें कि लोगों के साथ कांटेक्ट में बहुत ज्यादा ना रहें, जब भी रहे तो कम से कम अपना कांटेक्ट रखें। और आइसोलेशन जैसे बतलाया था उन्होंने, पूजा भारद्वाज ने, तो जो लैक्टेशन वाली मदर है वो तो आइसोलेशन जो है उसके लिए सेफ ही है। और हाई न्यूट्रिशन, अपनी हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर हैंड वॉश करें, तब इसी से आप लोग मतलब बच सकते हैं। और क्योंकि अगर एक बार ट्रीटमेंट जो भी हम लोग जनरल पब्लिक को कोविड में ट्रीटमेंट में देते हैं, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में तो दे ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब सेफ नहीं है। तो और एक बार अगर कोविड इन्फेक्शन हो गया तो प्रेगनेंसी में अगर है तो बहुत ही हजार्डस है, और मोर्टेलिटी रेट इज वेरी वेरी हाई। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है हमेशा ही कि प्रेगनेंसी में स्पेशली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर है तो बहुत ही केयर करनी है, और डाइट अपनी बहुत अच्छी लेनी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इम्यूनिटी में हाई प्रोटीन डाइट लें जैसे, और फ्रूट्स में, और अगर जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं तो उसमें मेनली अगर लेना है तो बादाम और अखरोट, ये बहुत मतलब न्यूट्रिशियस होते हैं, और ब्रेन वगैरह बच्चे के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो और एक्सरसाइज जैसे उन्होंने बताया है, तो आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस मॉर्निंग वो इवनिंग वॉक, योगा, मतलब लाइट जो भी करना हो वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसके अलावा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी है, अपना बचाना ही है सबको, आपको अपने को प्रेगनेंसी में जितना भी अपना बचा सकते हैं। तो अब यही है कि अपना प्रिवेंशन रखिए। तो और बस इसके अलावा हम आपसे क्या कहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी। आपने निश्चित रूप से आपने बहुत ही स्पेशली आपने इंस्ट्रक्ट किया कि अपने आप को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको बचाना है, जहां तक हो सके आप इससे बचें, और पूरी इच्छा शक्ति अगर आपकी है, इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, वियर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें, रिपीटेड हैंड वॉश करें, गैस से डिस्टेंस मेंटेन करें। और ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि पहले अलाउ ही नहीं करना चाहिए किसी गेस्ट को इस समय कोरोना कालखंड में। अगर कोई गेस्ट आता भी है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। एग्जैक्टली। और आपने कहा कि प्रोटीन डाइट में एग के लिए स्पेशली आपने कहा जो कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट होता है, कोई वाला येलो वाला, उसको हटा करके केवल व्हाइट वाला पार्ट लें। तो ये अच्छा प्रोटीन की रिच डाइट है, इसका हम प्रयोग करें। और डॉक्टर पूजा जी ने भी आपके सामने ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बात कही, ड्रमस्टिक के बारे में बात कही। तो मैं सोच रहा हूं कि समाहित रूप से अगर हम देखें, इसका फॉलो करें। और वैक्सीनेशन सेफ है, वैक्सीनेशन इज सेफ।
वैक्सीनेशन, आपका कहना है कि वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग हाँ, लैक्टेशन हाँ, सेफ है, दोनों पीरियड में लगा सकते हैं, लैक्टेशन में भी, प्रेगनेंसी में भी। सेफ है, दैट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दैट्स वेरी गुड। तो ये मैम का कहना है कि आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, और अगर ये कोई प्रश्न आएगा तो उसके बारे में फिर से हम चाहेंगे। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी को, अगर समय आप दे पाए थोड़ा सा और, तो कुछ लोगों के अगर प्रश्न होंगे आपसे तो उनका भी समाधान मिल सकेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। केवल आपको आधा पौन घंटे का मैं समय और चाहता हूं बस। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं आप लोग, हमारी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी, आपने बहुत अपना उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित रूप से लोगों को दिया, ये बड़ा ही लाभकारी होगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बहुत ही अपने विषय की विदुषी डॉक्टर कामिनी धीमान जी का, जो कि अपने अनुभवजन्य ज्ञान से तमाम लोगों को समय समय पर लाभान्वित भी कर रही हैं। और मैं आपको बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे आग्रह पर समय निकाला, तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आपको निवेदन करता हूं कि आप इंट्रापार्टम पीरियड में, इंटरनेटल पीरियड में आप जो है अपने जो बचाव के जानकारी है वो हम लोगों के साथ में साझा करने का कष्ट करें। डॉक्टर कामिनी जी। सबको नमस्कार। आप पपरोला से हैं। और आप जी, पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं जाया करता था, तब भी मैं आपको सुना हूँ, देखा हूँ, और आज आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हैं, तो मैं आपको बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर कामिनी जी प्लीज। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तोमर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड अशोक कुमार जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार आपको। डीपी आर्या जी नमस्कार। पूजा मैडम नमस्कार। अश्विन पांडे जी, मुझे आपने इनवाइट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ तोमर जी ने जैसे कहा कि आपको इंट्रानेटल इंट्रापार्टम पीरियड के बारे में डिस्कस करना है, एंड इन द व्यू पॉइंट ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल, वो क्या सोचती है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर उनको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक स्त्री जब कंसीव होती है, उसको प्रेगनेंसी होती है, तो उसके साथ सिर्फ वो नहीं जुड़ती है, सारा परिवार जुड़ता है। उनको एक अपेक्षा रहती है कि वो एक स्वस्थ संतान को उत्पन्न करे, एक हेल्दी बेबी उसको हो। तो ये रहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हेल्दी रहे, और ड्यूरिंग डिलीवरी एकदम से उसका सारा समय जो है बहुत अच्छे से निकले, वो हर एक की ये होती है अपेक्षा। लेकिन साथ में ये भी होता है कि एक एंशियस जो है होती है हर फीमेल, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी वो एंशियस होती है, और प्रीवियस उसको कभी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो भी वो एंशियस होती है। और अब स्पेसिफिकली जो ये विशेष समय है, उसमें हर एक व्यक्ति एंशियस है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। और अगर प्रेगनेंसी हुई है तो वो तो स्पेसिफिकली डबल उसको कह सकते हैं कि डबल उसको चिंता रहेगी कि वैसे भी ये ऐसा समय चल रहा है और ऊपर से प्रेगनेंसी है, तो डिलीवरी में उसको कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे विचार उसके दिमाग में चलते हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने ये जो संतान उत्पत्ति की क्षमता स्त्री में दी है, तो एक वो नारी शक्ति बनाया है उन्होंने, उसको एक विशेष शक्ति दी हुई है कि ये बेशक उसमें पेनफुल होता है, लेकिन वो हर पेन को सहकर एक शिशु को जन्म देती है। तो इस समय में भी उसको कोई भी ऐसे घबराहट होने की जरूरत नहीं है, एंशियस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस उसको ज्ञान होना चाहिए कि मुझे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी क्या ध्यान रखना है और क्या प्रिकॉशंस जो है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हर कुछ भी काम हम करते हैं तो हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। ठीक है, तो वैसे हर स्त्री को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी, अगर आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो वहां भी आपको इस समय में दो चीजें पता होनी चाहिए कि आपका फर्ज क्या है और आपके हक क्या हैं, कि आपको क्या सुविधा हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए और आपका अपना कर्तव्य जो है वो क्या रहेगा इस समय में, जिससे आप दूसरे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इसमें लेबर जो है, डिलीवरी जो है, उसमें सबसे पहला तो आपको ये सोचना है कि मुझे हॉस्पिटल कब जाना है डिलीवरी के लिए। जब आपको पता चलता है कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, ड्यूरिंग लेटर पीरियड, प्रेगनेंसी का एंड मतलब लास्ट के वीक्स चल रहे हैं, 37 39 वीक्स चल रहे हैं, उस समय आपको पता चल जाता है, या
पता चलता है और आप एसिम्प्टोमेटिक है तो हॉस्पिटल कब जाना है। तो इसमें सबसे पहला ये है कि 37 वीक्स की प्रेगनेंसी है और पता चल जाता है कि मुझे ये रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में ये बात छुपानी नहीं है कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सबसे बड़ा जो हर एक का कर्तव्य रहता है कि डोंट हाइड योर रिपोर्ट, यू शुड इन्फॉर्म। आपको बताना है कि मुझे ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे हॉस्पिटल वाला स्टाफ जो है उसको भी आप बचा सकते हो और आपका अपना कर्तव्य जो है निभाने के बाद वो आपको उस हिसाब की फैसिलिटी जो है वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म जब आप करते हो, हॉस्पिटल जब जाते हो, तो वो लोग सबसे पहले आपका सारे चेकअप करेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, एडमिट करेंगे और वहां जाकर सबसे पहला काम ये रहता है कि मास्क कभी नहीं हटाना। डबल मास्किंग जो है ये रूल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप डिलीवरी के लिए जाते हो तो डबल मास्क आपको लगाना है। दूसरा रूल ये जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो प्रोटोकॉल WHO का प्रोटोकॉल है या अपनी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, उसमें ये है कि एक ही व्यक्ति आपके साथ हॉस्पिटल में रह सकता है और वो फिर हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि आप डिस्चार्ज नहीं होते हो। यू शुड रिमेन विद दैट पर्सन। आप चाहे अपने पति को रखें, चाहे कोई और व्यक्ति आपके साथ रहे, लेकिन वो एक ही व्यक्ति आपके साथ हॉस्पिटल में रहेगा थ्रू आउट द पीरियड और उसका भी चेकअप होगा कि उसको रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं है। ये भी उसमें देखा जाता है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन जो है उनका भी किया जाता है। ठीक है, अब लेबर रूम में अगर आप एंटर करते हो तो डिलीवरी की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। जो हम टेक्निकल टर्म जो है हम बोलते हैं कि जब तक बच्चेदानी का मुंह खुलता है तब तक की जो स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है। और बच्चेदानी का मुंह खुलने के बाद बच्चे की डिलीवरी होना वो सेकंड स्टेज होती है। उसके बाद अपरापतन यानी प्लेसेंटा जो निकलती है वो थर्ड स्टेज होती है। तो तीनों स्टेज के समय आपको अलग अलग तरीके से उस समय ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में आपको वैसे ही मास्क लगाना पड़ेगा और दूसरा, जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हो उस समय एक ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट ऐसी हो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है और डिलीवरी के लिए जब जाते हो तो उस समय ये होता है कि ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन अगर आप प्रेशर देते हो, ये रूल तो खैर हर इंसान के लिए है जिसको कोविड हुआ है उनके लिए, कि कॉन्स्टिपेशन है और प्रेशर देते हैं तो ऑक्सीजन लेवल एकदम से डाउन होता है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी भी आपको, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर लेटर पीरियड में हॉस्पिटल जाते हो तो आपकी डाइट ऐसी हो जो लिक्विड डाइट हो, थोड़ा गर्म हो, जैसे गर्म खिचड़ी है, सूप है, ये हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आपने इनका सेवन करना है। थोड़ा सा घी डाल के भी ले सकते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प रहेगी और ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी आपका सही रहेगा। एंड सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, प्रेगनेंसी है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो आपको कौन सी ड्यूरेशन में जाना है। आपको अभी समय है, डिलीवरी का भी टाइम है, तो कब हॉस्पिटल जाना चाहिए आपको डिलीवरी के लिए। तो उसमें ये है कि जो कोविड के सिम्टम्स जो है सेकेंड वीक में ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, तो उसमें ये डिसीजन लिया जाना चाहिए कि फर्स्ट वीक जैसे ही पता चलता है सिम्टम्स कम सीवियर है या एसिम्प्टोमेटिक हो तब डिलीवरी करा लेनी चाहिए। उसको पोस्टपोन नहीं करना है कि अभी मेरा टाइम है, कोई बात नहीं बाद में जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड वीक में जैसे ही उसके सिम्टम एग्रेसिव हो जाएंगे और उस समय अगर आप प्लान करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तीसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, कुछ लोग सोचते हैं कि कोविड है तो हम लोग सीजरियन सेक्शन करा लेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। अगर नॉर्मल कराते हैं तो जो डिस्चार्जेस होते हैं उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को हो सकता है कोविड, ऐसा नहीं है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमेशा प्रेफरेंस इसमें दी जाती है, चाहे आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है फिर भी अगर कोई और इंडिकेशन नहीं है कि कोविड के अलावा कोई ऐसा कोई कॉज है, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, फीटल हार्ट रेट कम हो गए, तो जरूर सीजरियन सेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज कोई और पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, सिर्फ कोविड का कॉज है, तो सीजरियन सेक्शन के लिए आपको नहीं जाना है, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसमें ट्राई करना है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेज जहां बच्चेदानी का मुंह खुलता है उससे पहले थोड़ी सी मूवमेंट हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आप अंदर लेबर रूम में या वार्ड में थोड़ा सा मूव करो,
वहां भी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी कि आपको मूवमेंट करना है जो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें। अगर पॉजिटिव हो आप और बाहर घूमते हो तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए थोड़े से लिमिटेड एरिया में जो है मूवमेंट अलाउड रहती है। आपके साथ एक व्यक्ति रहेगा और डबल मास्किंग है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में ये होता है कि जब पेन्स आती हैं तब क्या करना है। उस समय आपके साथ हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ रहेंगे, सबने पूरी पीपी किट पहन रही होगी, मास्क लगा रखे होंगे सबने, जो भी आसपास के लोग हैं उनके आईज भी कवर होंगी, तो उससे भी आपको घबराना नहीं है। और मोरल अपना जो बूस्ट रखना है, अप रखना है कि ये सारे आपके सपोर्ट के लिए हैं, ठीक है। और जब पेन्स आती हैं उस समय आप मास्क हटा सकते हो, उसमें उस समय मास्क हटाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब लोग पीपी किट पहने हुए होते हैं, तो उनकी तरफ जो है आपका इन्फेक्शन जो है वो नहीं जाएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज यानी डिलीवरी होने के समय मास्क जो है वो आप हटा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा मतलब डिलीवरी तो हो गई, डिलीवरी के बाद ये होता है कि अब आप बच्चे को छुएं कि नहीं छुएं, वो भी एक क्वेश्चन आता है। तो डिलीवरी के बाद तुरंत माता को जो है बच्चे को टच करने के लिए भी परमिशन दी जाती है, उसमें कोई मनाही नहीं है। स्किन टू स्किन जो है टच अलाउड है, बस आपको अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज करने हैं और अपना जो मास्क जो है वो लगा के रखना है। ये कुछ प्रिकॉशंस जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो पेशेंट को बताई जाती है। और आयुर्वेद में जो बताया है कि परिचारिका है, जो सूतिका गृह जो है यानी जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ उस स्त्री के साथ रहती है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, चाहे कोविड पेशेंट है चाहे नहीं है, जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो हमेशा उनका बिहेवियर आपकी तरफ सपोर्टिव रहेगा। और कभी भी ऐसा घबराना नहीं, सोचना नहीं है कि अगर मुझे पॉजिटिव है मेरी रिपोर्ट और फिर भी मैं जाऊंगी और बताऊंगी तो वो हीन भावना से देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा आपके साथ सपोर्टिव बिहेवियर रखेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो अपने दिमाग से निकाल के डिलीवरी के लिए जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, और अपना शारीरिक और मानसिक लेवल जो है वो हमेशा अप रखना है। और दूसरी ये कि कोविड टाइम में डिलीवरी होना है, यंग जनरेशन होती है, तो उसमें वैसे भी इम्यूनिटी यंग जनरेशन की सही रहती है, तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होंगे नहीं। ऐसा सोच के नहीं जाना है कि मुझे हो गया, मुझे कोई दिक्कत आएगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि उस एज में जब 20 से 35 साल की एज में अगर आप कंसीव हुए हो, डिलीवरी होने वाली है, तो आपका शारीरिक बल भी सही है, मानसिक भी सही है, इम्यूनिटी भी सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमेशा ये दिमाग से निकाल लें कि मुझे कोई दिक्कत होगी, डिलीवरी में दिक्कत होगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कोई भी नहीं होने वाला है कुछ भी। तो अपने मन से जो है वो डर निकाल के हमेशा वो डिलीवरी के लिए जा सकती है। तो मेरी तरफ से मैंने ये थोड़ा बहुत बताना था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, क्या प्रिकॉशंस फीमेल को रखने चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामिनी जी, आपने बहुत ही व्यवहारिक पक्ष को हम लोगों के सामने रखा और आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि अगर कोरोना नहीं है तब तो कोई घबराने की बात है ही नहीं। अगर कोविड से आप पीड़ित भी हैं तब भी आपको मेंटली अपने आप को बूस्ट रखना है और आपकी इम्यूनिटी बरकरार है। डॉक्टर्स जो आपके लिए होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं, उनका मोरल सपोर्ट रहता है। और मैं देखता हूं प्रैक्टिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द फिजिशियन कंसर्न और सर्जन कंसर्न, जिसकी वजह से आपका मोरल और बढ़ता है और आपका आत्मशक्ति बढ़ती है। तो मैं तो कहता हूं डॉक्टर निश्चित रूप से जो भगवान का एक अवतार कहा गया है, निश्चित रूप से रोगी के लिए इस कोरोना कालखंड में तो वो और सिद्ध हो रहा है कि अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स दिन रात रोगियों की सेवा में पूरी समर्पित भावना से लगे हुए हैं। मैं उन डॉक्टर्स की उस भावना को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और उनमें से हमारे जो आज कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर कामिनी जी हैं, डॉक्टर अंजना है, डॉक्टर पूजा जी हैं, डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी हैं, आज ये नियमित रूप से लगे हुए हैं। ये केवल आपके सामने व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, आज भी उसी भावना को ध्यान में रखते हुए रोगी के प्रति समर्पित भावना से ये कार्य कर रही हैं। तो आपकी इस क्षमता को, आपके इस डेडिकेशन को मैं प्रणाम करता हूं। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं
थोड़ी समय सीमा है डॉक्टर अंजना जी को कि अब आप उस पक्ष को रखेंगे कि एंटीनेटल केयर क्या हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए। पार्टिकुलरली बहुत सी लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम ट्रेवल करें या न करें, और ट्रेवल करना है तो कब तक ट्रेवल परमिटेड है। आयुर्वेदिक का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि 7th मंथ तक होता है, 8th मंथ में जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजों को वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों के सामने रखें। आहार विहार आपका कैसा हो, किस प्रकार से आप मेंटली अपने आप को बूस्ट करें, ये सारी चीजों को आप रखने के लिए डॉक्टर अंजना सक्सेना आप आए और हम लोगों के सामने लाभान्वित लोगों को करें। डॉक्टर अंजना जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सबसे पहले तो मैं आप आदरणीय तोमर सर, आदरणीय वैष्णव सर, बहुत 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 नमस्कार करती हूँ। और आपने मुझे इस वेबिनार में इतने बड़े बड़े सब मेरे गुरु लोग हैं, प्रसूति विभाग की मेरी बहुत सीनियर्स मैडम लोग हैं, पूजा मैडम है और कामनी मैडम है, मंजू मैडम है, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। कि मैं भी अपने 2 शब्द बस बोल पाऊंगी क्योंकि बस इतने सारे लोगों के सामने तो बोलने के लिए मेरे को कुछ बचा नहीं है, लेकिन एएनसी में कुछ बातें हैं जो सर ने मुझे आदेश दिया है तो मैं वो पूरा करूंगी। आर्या सर को मेरा नमस्कार। और अवनीश जी, आपने भी बहुत भी, आप तो लगे ही रहते हैं तन मन से तन से, और आपका बहुत बहुत समय इसमें लगता है, हम आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। इसके अलावा सारे श्रोतागणों को, जो भी मेरे बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे साथ के लोग हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ, प्यार देती हूँ। तो हम जो कहते हैं गर्भिणी, तो गर्भिणी एक सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही अमूल्य अवस्था है जिसका कोई मोल ही नहीं है। और वो कहते हैं नास्ति मात समाच्छाया, नास्ति मात समाज, नास्ति मात समम प्राणम, नास्ति मात समाप्ति। माता के समान तो कोई उपमा ही नहीं है। माता तो माता है, जननी है, सृष्टि की जननी है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इसका बचाव कैसे करना है, क्योंकि जो कोविड काल है, इस काल में हम एक माता को एक आवरण में कभी कहते हैं संभाल के रखना है कि इसको कहीं से इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, आघात ना हो कोविड के नाम का, और अगर हो गया तो इससे हम कैसे बचा पाएंगे। सबसे पहले तो हमारा आयुर्वेद कहता है कि हम अपने जो एएनसी पीरियड है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम सब जानते हैं कि हमारा जो 2 हृदयावस्था, ये हम सब जानते हैं। तो जो स्टार्टिंग हुई प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग, जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी शुरू हुई या हमारा जो कंसेप्शन पीरियड आया, उसके बाद से जो हमारा 2 हृदयावस्था है, उस कंडीशन में हमें अपने पेशेंट को कैसे बचाना है। फिर 2 हृदय अवस्था से लेके और सर्व संपूर्ण अवयव जो बन जाते हैं, उसके विकास तक हम अपने पेशेंट को कैसे बचाएंगे। और सर्व संपूर्ण अवयव अवस्था से लेके और हम सुख प्रसवाय तक अपने पेशेंट को कैसे बचाएंगे। तो मेरे माइंड में ये 3 चीजें हैं जो मॉडर्न में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर आता है। हम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल फेज होती है, जब हमारे बच्चे का स्टार्टिंग होता है, बनता है, नींव रखी जाती है, जब किसी भी इमारत की नींव रखी जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। और उस समय हमें एकदम शुद्ध शुक्र की और शुद्ध शोणित की, और हमें जो हमारा गर्भ संभव सामग्री बताई है, ऋतु काल क्षेत्र अम्बु, उस पर पूरा ध्यान देना होता है। तो जो पुत्रेष्टि यज्ञ की बात हमारे शास्त्रों में आया है, जो अभी सर हमारे धूपन कर्म की बात कर रहे थे, क्यों ना उसको हम आज भी अगर सुबह उठ के अपने पेशेंट से कहें कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाइए, थोड़ा सा प्राणायाम जरूर कर लीजिए, एक बार ओम का जाप कर लीजिए, थोड़ा सा उस सूरज जब उगते हैं तो उनको थोड़ा सा तांबे के बर्तन से जल दे दीजिए, तो उनकी जो पॉजिटिविटी होगी, जो उसके हैप्पी हार्मोन्स होंगे, वो हमारे पेशेंट के लिए, हमारी गर्भिणी स्त्री के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो जब हमारी शुरुआती पॉजिटिविटी की होगी तो हमें कोविड जैसे ये रोग शायद बहुत बचाएगा। और हमारी इम्यूनिटी, तो हम कहते हैं ना विषाद रोग वर्धनाम, अगर हमारे मन में विषादता नहीं आएगी तो हमारा रोग ही नहीं बढ़ेगा। और किसी भी तरह से हमारे पेशेंट को मन में ये डर होना ही नहीं चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका आवाज, अंजना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अंजना जी। कॉन्ट्रैक्शन में बदल जाता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारे पेशेंट में किसी भी तरह ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम अपने पेशेंट को खुश रखेंगे, उसका जितने हैप्पी हार्मोन्स है उसको हमें अच्छे से रखना है। तो हमारा जो संस्कार दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्ण निरूपयन्, तो जीर्ण और अजीर्ण का हमें देखना है कि हमारा भोजन पच गया है। अगर हमारा भोजन पच गया तो हमें हल्का उष्ण, सुखोष्ण जिसे कहते हैं, वो भोजन अपनी गर्भवती स्त्री को देना है। तो जो हमने अभी बात बताई थी कि अगर हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर या हमें जैसे कहते हैं कि जो है हृदयावस्था तक देना है, तो हमें लाइट डाइट देना पड़ेगा। क्योंकि एक पेशेंट अगर तुरंत प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट हुई है तो उसका जीआईटी से जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हार्मोन्स के हमारे डिस्टर्ब होता है। तो उसको हमें यही सिखाना है कि भाई अगर जैसे अभी बात हो रही थी कि अखरोट खिलाना, सच बात है अखरोट अगर पेशेंट डायरेक्ट नहीं खाते तो उसका हम पाउडर बना के दूध के साथ दे सकते हैं, हम गरी का पाउडर बना के दूध के जा सकते हैं, हम लाजामंड जो लावा होता है लाजामंड को हम क्या करते हैं गर्म पानी के साथ उसको उबाल सकते हैं और गर्म पानी में डाल दें और उसमें चीनी के साथ खाना है, चीनी के साथ, नमक के साथ खाना चाहिए, नमक के साथ। लाजामंड मतलब लावा जो खील होती है। और एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग वो मखाना, मखाना भी बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जितना भी लाइट श्रृंगाटक के आटे को हम क्या करते हैं अगर खाने से पहले भी 1 चम्मच दे दें और उसके बाद पेशेंट को खाना खिलाएं तो हमारा पेशेंट खाना अच्छा खा लेता है, प्रेग्नेंट पेशेंट, क्योंकि उस समय उसको नौजिया की वॉमिटिंग की बहुत फीलिंग होती है। तो हमें इस तरह का खाना देना है जिससे कि उसको भूख अच्छी लगे और उसकी इम्यूनिटी कहते हैं ना अप टू डेट रहे। तो खाने पीने से हम जितना पेशेंट को ध्यान रखेंगे उस हिसाब से हमारा पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसको प्रसन्न चित्त रखना है। इसके अलावा उसको बहुत गर्म पानी से नहाने को कभी नहीं कहना है कि नहीं आप थोड़ा बच के रहो। तो गर्म पानी से नहाने से भी क्या होता है वेसोडाइलेटेशन हो जाता है, और जब वेसोडाइलेटेशन हो जाता है तो फिर हमारे पास बेबी फीटस जो है वो कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम मिलती है। तो बच्चे का जो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होने से बच्चे को डेवलपमेंट पे भी डिफेक्ट करता है, और उसको हमें बहुत ज्यादा सुखोष्ण जल से या हमारे पास औषधियां बताई गई हैं जैसे बिल्व है, अग्निमांत है, परूषक है, इस सब गंध औषधियों से नहाने की बात कही गई है। इसीलिए कही गई है कि उसका मन सुख रहे और उसको सुखानुभूति हो, और सुखानुभूति होने से वो प्रसन्नचित रहेगी, जिससे फीटस का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिसका जब हमारा बच्चा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है या उसको जो कहते हैं ना 2 हृदय अवस्था स्टार्ट हो गई है, तो वो अपने से बता रही है हमें ये खाने का मन कर रहा है। इसका मतलब है वो साइकोलॉजिकल जो है वो चाहती है कि नहीं हमको अंदर से अगर ये मिलेगा तो अब हमें मांस शोणित मतलब प्रोटीन की जो है हमें उसको इनके देना है। तो जैसे नवनीत है वो जस्ट कहते हैं कि अगर जो अपने घर का जमा हुआ जो मक्खन होता है उस मक्खन से जो हमने घी निकाला, उस घी से जो हमने औषधियों को चित्त किया, जो प्रजा स्थापन माने हमने शतावरी लिया, शतावरी में तो इतना स्टडीज हुई है, टी सेल्स तो इतना तेजी से वो इंक्रीज करती है, विटामिन सी उसमें मिलता है, मैग्नीज उसमें मिलता है। इसके अलावा जो है जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें शतावरी में मिलते हैं, हमें मधुयष्टि में मिलते हैं, हमें गोक्षुर में मिलते हैं, क्योंकि हमें उस समय देना है। जो अगर 6 मंथ तक आते आते 5 शोप वाली प्रॉब्लम कभी कभी बढ़ जाती है अगर हम पेशेंट में, तो गोक्षुर को देना बहुत जरूरी है। कृष्ण प्रणाली जो हमारा गढ़ दिया गया है उसकी औषधियां जो है वो मांस को शोणित को बढ़ाती है। इसके साथ साथ जो हमारे जांगल मांस की ले सकती हैं, या जो कुछ पेशेंट हमारी नॉनवेज होती है तो उसको हम सूप बना के बताते हैं कि आप उसको सूप लीजिए, अदरक का सोरस लीजिए, या अदरक को आप नींबू के साथ चाट लीजिए। इसके अलावा खजूर का आप मांथ बना लीजिए, खजूर को आप पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसको जो है अच्छे से पानी के साथ मथ लीजिए, और मथने के बाद उसको हल्का से गुनगुना करके उसमें जीरा भुना हुआ डाल के उसको आप ले सकते हैं काला नमक के साथ में। तो इस तरह से आप टेस्टी खाना बना के और उसकी इम्यूनिटी के उसमें देखेंगे तो हम किसी न किसी तरह से अपने पेशेंट को कोशिश करते हैं कि वो सेफ रहे, इम्यूनिटी बढ़े। अगर वाई द वे उसको ये प्रॉब्लम आती है, माने उसको कफ शुरू हो गया या माने उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो आइसोलेशन इज द मस्ट। मास्क तो उसे पहनना ही पड़ेगा, लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा, सैनिटाइज अपने आप को करते रहना पड़ेगा, लेकिन उसको प्रसन्नचित रहना है, उसको अच्छी किताबें पढ़ना है, उसको अच्छे सीरियल्स देखना है, रामचरितमानस लेना है, उसको अपने मन को प्रसन्न रखना है, और ये कॉन्फिडेंस उसमें हम लोग को जगाना है। वो डॉक्टर से कम 4 विजिट कर सकती है। अगर एक एंटीनेटल पीरियड की पेशेंट है, टेलीमेडिसिन तो वो सुबह शाम पेशेंट से अपने डॉक्टर से बात कर सकती है, चैटिंग से बात कर सकती है, लेकिन जो WHO का आया है उन्होंने बताया है कि 16 वीक तक, एज अर्ली एज 16 वीक तक फर्स्ट विजिट कर ले, 16 वीक के बाद 28 वीक तक सेकेंड विजिट कर ले, 28 वीक के 32 वीक तक थर्ड विजिट कर ले, और 32 वीक के बाद क्योंकि उस समय सुख प्रसवाय की अवस्था आ जाती है, डिलीवरी की अवस्था आने लगती है, तो पेशेंट को शीघ्र जो है वो जो है डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। तो मे बी कि उसको 1 या 2 विजिट लास्ट में करनी पड़ सकती है। दूसरी बात ये कि इसको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान जाना है तो हम लोग जो हमने अभी बताया कि हम जो है 2 हृदयावस्था तक उसको कहीं जाने की अनुमति नहीं देते। आफ्टर 20 वीक जब पेशेंट लगता है कि अब गर्भ में जो है थोड़ी स्थिरता आ गई है, और स्थिरता आने के बाद हमारे पेशेंट की सारे जो जनरल चेकअप है, जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज है, वो सब एकदम अप टू मार्क है, तो हमारी पेशेंट आफ्टर 22-24 वीक जो है और 26 वीक तक जा सकती है। तो जो उसको बहुत जरूरी है तब,
क्योंकि ये कोविड पीरियड है, इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप आइसोलेशन में रहो, आप जहाँ हो वहीं रहो, लेकिन समटाइम्स ऐसी कंडीशंस आती हैं कि उनको मैटरनल साइड जाना पड़ता है या उनको अपनी ससुराल जाना पड़ता है, तो इस तरह की एडवाइस देना चाहिए। और जब हम लास्ट टाइमेस्टर में पहुंच रहे हैं, मतलब जब हमारा सिर्फ 7 मंथ हो गया, अंग तो पूरे तैयार हो गए, लेकिन अब अंग परिपक्व होने का जो समय है, उस समय हमें पेशेंट पे बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है। क्लोज मॉनिटरिंग रखने का मतलब हुआ कि हमारे पेशेंट ने कितना क्या खाया है, और पेशेंट की ओज की अवस्था क्या है, पेशेंट की धातुओं की अवस्था क्या है, पेशेंट का और बेबी का डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि गर्भ को तो हम लोग बताते हैं कि गर्भ को तो हम लगातार देख रहे हैं, गर्भ को हम चेक कर रहे हैं, जितना भी हम उसको खिला पिला सकते हैं, कि गर्भ के साथ साथ गर्भिणी को माना गया है कि गर्भिणी जो है वो एक तेल पात्र के बराबर है। तेल से भरा पात्र है, अगर जैसे जरा सा भी हमने तेल से पात्र को हिलाया तो वो कहीं छलक नहीं जाए। और कोविड पीरियड में ये जिम्मेदारी हमारी कहते हैं ना 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो पीरियड अगर इस समय अगर हमारे पेशेंट को थोड़ा सा भी कहीं कुछ चांस पड़ता है कि इन्फेक्शन है, तो फिर हमें उसको सबसे पहले देखना है कि वो किस ग्रेड में जा रही है, क्योंकि इन्फेक्शन के भी कई म्यूटेंट हैं। मैडम ने जैसे बताया कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है वो इम्यूनिटी इसमें सब कहते हैं ना कि सब परिपूर्ण रहती है। तो वो इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है तो पेशेंट हमारी कोविड जैसे रोग से भी लड़ने में सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, कौन सा म्यूटेंट उस पेशेंट को मिल गया है, या जो सेकंड वीक आते आते अगर हमारी 20 वीक में ही वो हो गई या वो 28 वीक में हो गई, तो हम उसकी डिलीवरी तो नहीं करा सकते। फिर हमें उसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है, उसके सारे कोविड संबंधित जांचें करानी है, उसकी फीटस को हमें बहुत ध्यान से देखना है। और उसके पश्चात हमारे पास आयुर्वेद की इतनी अच्छी मेडिसिन भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली हाथ बैठे हैं। आयुर्वेद की मेडिसिन है जो वर्क कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारा जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली है। और हम लोग भी पर्सनल लेवल पे अपने पेशेंट को अभ्रक भस्म है और इसके अलावा स्वर्ण योग है, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ देना पड़ता है, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ रही है, और डाइट से लेके साथ में उसको कपड़े से लेके कि आपको जो डार्क कलर के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये स्टडी बताती है कि अगर आपने रेड कलर का कपड़ा पहना तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आपका बीपी बढ़ सकता है, आप PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जा सकती हैं। और इसके अलावा बात का प्रॉपर अनुलोमन हो, तो हमारे यहाँ फलगत का पिचू है, जात्यादि तेल का पिचू है। तो इस तरह से ओज की अवस्था पूरी रहनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट पे बहुत ध्यान करना है। उसको पूरा प्रोटीन मिलना चाहिए, पूरा कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, उसको किस समय हमें शताब्दी क्षीरपाक बना के देना है, किस समय हमें उसको यवागु देना है, किस समय हमें उसको जो है प्रॉपर मूंग की दाल की कृष्णा बना के देनी है। तो ये सारी बातें हमें पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग पे देखना है और उसके इन्वेस्टिगेशन पे देखना है। और अभी भी जनरली भी पेशेंट को यही बताते हैं कि पेशेंट आपका रूम एक अलग हो तो अच्छा है, आप बाहर आने जाने वालों से नहीं मिलेंगी, आप अपना हाथ जो है दिन में हर आधे घंटे 1 घंटे बाद जाइए, बाथरूम आपको जाना है, आप अच्छे से क्लीन करिए, आप बाथरूम जाइए और हाथ साफ कीजिए, और उसके बाद ही आप कुछ चीज लीजिए। और मुहुर खाना है, ऐसा नहीं है कि आपने खाना ही बंद कर दिया। हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कुछ लिक्विड ले लीजिए, और 1.5-2 घंटे बाद सेमी लिक्विड ले लीजिए, और 3-3.5 घंटे बाद आप कुछ खाती रहिए, तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आपको रात्रि जागरण एकदम नहीं करना है, क्योंकि रात्रि जागरण करने से भी स्टडी यही आई है कि उसमें भी कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ जा रहे हैं, और जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा दे रहे हैं। तो किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, रात्रि जागरण नहीं करना है। इसके अलावा जो है उसको किसी भी तरह की बहुत चिंता नहीं करनी है। अगर मानिए वो कोविड में की चपेट में आ गई है या घर में कोई आ गया है, तो उसको सबसे पहले रसायन का अच्छे से हम लोग बताते हैं कि अगर उसको फीवर नहीं है, उसको सिम्टम्स नहीं है, तो वो रसायन का सेवन कर सकती हैं। और रसायन में सबसे अच्छी बात है, हमारे पास आमल की रसायन है, हमारे पास शताब्दी क्षीरपाक है, हमारे पास जो है वो इसके अलावा मेडिसिन तो बहुत अभ्रक भस्म है, और लघु वसन मालती, स्वर्ण वसन मालती, तो उसको उसी क्वांटिटी में उसमें देना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रसौषधि है तो वो बहुत उसमें बहुत प्रॉपर डोज में, प्रॉपर यूज में, और क्लोज मॉनिटरिंग में, क्लोज कंसिडरेशन में पेशेंट के साथ लगातार टेली मेडिसिन के साथ बने रहते हैं, और पेशेंट को बहुत इफेक्ट आता है। और इसके साथ ही साथ समय की सीमा के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सब कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजना जी। आपने मैं बधाई देना चाहूंगा आपकी गुरुओं को, पार्टिकुलरली मेरा मानना है, आदरणीय वार्ष्णेय भाई साहब भी बैठे हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ शिष्योपराध गुरुर दंड। शिष्य अपराध करता है तो दंड गुरु को मिलना चाहिए, और शिष्य अच्छा काम करता है तो बधाई भी गुरु को मिलना चाहिए। तो मैं डॉक्टर पूजा जी को, कामिनी जी को बधाई देता हूँ कि आपकी शिष्य जो है
आपके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था उन्होंने तीनों ने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे वार्षिक भाई साहब को पसंद आया, क्योंकि ये जो है जन सामान्य से जुड़े हुए हैं और जन सामान्य के लिए इसी भाषा में इसकी जरूरत थी। और एक चीज आपने, मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूंगा, दूसरे पूछेंगे नहीं, बच्चे नहीं पूछेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल का प्रयोग, मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चे अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो बच्चों को गोद में उठा करके कान से मोबाइल लगा हुआ है। तो ये मोबाइल का प्रयोग, इससे बच्चे को भी हानि हो सकती है, मदर को भी हानि हो सकती है, इवन प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इससे बचना चाहिए। इसके बारे में भी आप जरा थोड़ा अपने विचार बताएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने कहा कि नींद के लिए अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, हम ये कहते हैं, इसका अनुपालन जरूर करना चाहिए। आजकल लोगों में क्या हो रहा है कि सोने का परंपरा जो है, रात के 12 बजे के पहले सोना नहीं, और सवेरे सूर्योदय तो भाग्य में ही नहीं है। तो ये उषा काल की जगने की जो प्रवृत्ति है वो हमको पुनः लानी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बहुत ही उत्कृष्ट आपके व्याख्यान के लिए। और हमारी सभी पैनलिस्ट ने इस प्रकार के विचार सामने रखे हैं कि बहुत से प्रश्न तो अपने आप में ही उत्तरित हो गए हैं, जो समस्याएं सामने आती हैं वो सामने आ गई हैं। मैं वार्षिक भाई साहब को भी इसके बाद आमंत्रित करूंगा, उनसे भी जानना चाहूंगा कि कोई चीज छूटी हो तो उसको ये लोग रखेंगे। और फिर मैं अवनीश पांडे से कहूंगा कि कुछ लोग जो है वो अनम्यूट करें, वो लोग अपने कुछ प्रश्न डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो जिनसे पूछना चाहते हैं उनसे उनको उत्तर दिलाने का कष्ट करें। तो सर मैं कुछ प्रश्न नोट किया हूँ और कुछ लोगों को मैं अनम्यूट भी करूंगा। कुछ प्रश्न जो कॉमन है मैं अभी रख दे रहा हूँ। और जैसे एक प्रश्न किया गया था, अप टिल व्हेन एयर ट्रेवल सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में एयर ट्रेवल क्या सेफ है कि नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा मैम से, मैम इसका अगर उत्तर दिया जाए तो। हाँ, वैसे अगर हम सच में देखें तो एयर ट्रेवल सेफ नहीं है, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी पीरियड में ऑक्सीजन डिमांड की ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो एयर ट्रेवल में ये प्रॉब्लम थोड़ी आती है। अगर पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव है तो उसको फिर उतनी ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल पाती है, और कभी कभी इसकी कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है, मूर्छा हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा। लेकिन ये कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो स्पेशली पहले से ही वहाँ पे बताना पड़ता है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई दे दीजिएगा, और वो उस तरह से हर प्लेन में उसकी कहना चाहिए कि वो मिल जाता है। तो हमें प्रेग्नेंट लेडी को जिस तरह से उसका साइज होता है उसके हिसाब से हमें उसकी ऑक्सीजन की अधिकता को देखते हुए ही उसको हमें प्लेन में बैठाना है, और उसको बताना है उसके साथी को कि यहाँ ऑक्सीजन वाल्व खोलना पड़ेगा और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बाकी मैडम बता देंगी। मैडम मेरी बैठी हुई है, पूजा मैडम, प्लीज थोड़ा सा बताइए। डॉक्टर पूजा जी को जरा थोड़ा सा जी अनम्यूट करिए। पूजा जी। हाँ, सब लोग अनम्यूट हैं, सब लोग अनम्यूट हैं पैनल में। डॉक्टर पूजा जी प्लीज आप इसके बारे में अपना प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर अंजना ने बिल्कुल ठीक बताया है। वैसे भी अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके फ्लाइट का, फाइट इससे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में किया गया तो मिसकैरेज वगैरह की समस्या हो सकती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए कि फ्लाइट ना ली जाए। सेफेस्ट जर्नी ट्रेन जर्नी है। और लॉन्ग टाइम आप 6 मंथ्स के बाद, 5 मंथ 6 मंथ्स वही ऑक्सीजन का प्रिकॉशन रखते हुए कर सकते हैं। आई सी। और फिर उसके बाद 7-8 मंथ में तो ना किया जाए। 8 मंथ तो हम लोग के वैसे कहते हैं कि ओज संचरण अवस्था होती है, उस समय अवॉइड किया जाए ज्यादा अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन है डॉक्टर कामिनी मैम से कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एएनसी में अगर जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पॉजिटिव हैं तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोविड पॉजिटिव, देन व्हाट हैव टू डू? प्रिकॉशंस तो सारे वही लेने हैं। आइसोलेशन जैसे मैडम ने बताया, आइसोलेटेड होना है, मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग, ये सारे प्रिकॉशन तो सेम रहेंगे किसी भी ट्राइमेस्टर में है कोविड पॉजिटिव आ गया तो प्रिकॉशन तो सारे वही लेने हैं। राइट मैडम। जो गोल्डन मिल्क है, जो मतलब मिल्क के साथ जो हल्दी ले रहे हैं, क्या वो सेफ है? ऐसा भी एक क्वेश्चन आया है। प्रेगनेंसी में क्या हल्दी और दूध को पीना सेफ है कि नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है किसी ने। किनको बताना है, नाम बोलो। पूजा मैम से क्वेश्चन है, पूजा मैम से पूछा। हल्दी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। हल्दी तो वैसे भी औषधि भी है, आहार भी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्सीनेशन पे है, क्या कोई नई गाइडलाइन है? क्या हम चाहेंगे कि हमारे जो तीनों इस समय स्पीकर्स हैं, अंजना मैम है, पूजा मैम है, कामिनी मैम भी हैं,
और एक स्पीकर मंजू मैम शायद इस समय दिख नहीं रही हैं। मैं इस पे एक फाइनल डिस्कशन चाहता हूं कि क्या प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन जो सेफ है, क्या कोई नई गाइडलाइन भी आई है क्या, क्योंकि कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है इस पर। अभी मंजू मैम जैसे बताई थी उसी हिसाब से अभी ये बिल्कुल नई अभी आई है, अपडेट हुआ है कि अब इस समय जो है कोविड की जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट मदर को एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर को दी जा सकती है। ये अभी तुरंत की ही गाइडलाइन, ये पहले नहीं था। कामनी मैम बताएं प्लीज, मेरे को तो अभी आज ही पता चला ये सुबह। कामनी मैम ज्यादा अच्छे से बताएंगे। ये गाइडलाइंस तो चेंज होती रहती हैं इन लोगों की ना, कभी वो कुछ बताते कभी कुछ, तो अभी हो सकता है आज लेटेस्ट गाइडलाइन ये हो, वो चेंज हो आई है जी। हमारे एक्चुअली वैक्सीनेशन जो है वो नेशनल प्रोग्राम में आता है, तो नेशनल प्रोग्राम की जो भी पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया होगा उस हिसाब से वी हैव टू फॉलो। जी सर, स्वाति को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामिनी जी। और जहाँ तक सवाल वैक्सीनेशन का है, तो इसमें हमारा कोई अपना योगदान नहीं हो सकता। जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, WHO की जो गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करना है। तो इस संदर्भ में उसी के आधार पर हम लोग निर्णय लें कि वैक्सीन लगाना है कि नहीं लगाना है। और जहाँ तक सवाल हल्दी का है, तो एक बात मैं जरूर एक चिकित्सक होने के नाते बताना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट जो मदर्स हैं उनको जो है हल्दी की क्वांटिटी सामान्य लोगों से मात्रा में कुछ कम लेना चाहिए। जैसा कि वीर्य का प्रश्न है, हल्दी जो है उष्णवीर्य होती है और वो उष्णवीर्य की औषधियां पार्टिकुलरली इस पीरियड में कुछ क्वांटिटी में कम अगर दिया जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा। और जहाँ तक शतावरी कल्प, एक बहुत अच्छी चीज हमारी डॉक्टर अंजना जी ने, डॉक्टर पूजा जी ने, कामिनी जी ने, सबने शतावरी के बारे में चर्चा की। तो शतावरी इज नॉट मियरली लैक्टोगो, केवल जो है दूध बढ़ाने के लिए नहीं है, एक जनरल टॉनिक के रूप में भी हम मानते हैं। और शतावरी इज वेरी यूजफुल थ्रू आउट द पीरियड, इट कैन बी टेकन बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो अब जो है कोई प्रश्न आपका? एक डॉक्टर स्वाति तोमर जी कुछ पूछना चाहती हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर स्वाति तोमर। Thank you so much to all the learned speakers. We had a wonderful discussion on what is the necessity and what all precautions need to be taken during this COVID pandemic by lactating as well as by the pregnant women. Ma'am, I have a question for you. That is basically on the PCOD disorder. If a woman suffered from PCOD and right now she's well and she wants to plan a baby, then what precautions according to you should be taken as of now, and what should be the like priority, what should be what precautions basically need to be taken during this COVID pandemic? Does she has to go for a USG scan, or what all things are necessary if she wants to plan a baby and she has suffered from PCOD disorder? डॉक्टर कामिनी मैम प्लीज। मैं बताऊं? यस मैम। हाँ, जो पीसीओडी फीमेल है, इफ शी इज गोइंग टू प्लान प्रेगनेंसी, तो हमारे हिसाब से जो हम लोग आयुर्वेद में बताते हैं उसको शोधन पहले अपना करना चाहिए। पूरा पंचकर्म से शोधन उसका जरूरी है, क्योंकि पीसीओडी तभी होता है जब शरीर में आम है, स्रोतोरोध है, तो पहले उसका शोधन कराइए, वमन विरेचन पूरा बस्ती कराने के बाद ही शी शुड प्लान। शोधन कराने के बाद इम्यूनिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, और शोधन कराने के बाद जो पीसीओएस है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। आफ्टर दैट ओनली शी शुड प्लान। Okay, ma'am. Again, if she is already treated with the PCOD disorder and she wants to plan a baby, then is it completely safe? प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस एरा कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल भी देखा जाए तो रोज के 4 लाख बच्चे पैदा होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज की डेट में भी, इन पैंडेमिक एरा में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। छाया गुप्ता जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ, प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए, तभी हम आपको देख पाएंगे। छाया गुप्ता जी हैं। स्वाति त्रिपाठी जी, छाया गुप्ता जी, छाया गुप्ता हैं, स्वाति त्रिपाठी। मैं यहाँ पे आंचल जी अपना हैंड रेस कर रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करिएगा आंचल जी।
आंचल माहेश्वरी जी। Good evening to all learned teachers and professors. I just want to ask कि एक तो ये कि इस पेंडेमिक में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन सफर हो जाती है, तो what all medicines which we can give like महासुदर्शन वटी या हम जैसे त्रिभुवन की इसमें से हम कौन कौन से मेडिसिन आयुर्वेद में दे सकते हैं? पूजा मैम, क्या आपको आवाज आई इनकी? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्लियर नहीं हुई, दोबारा से पूछे। मैम आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इस पेंडेमिक में कोई प्रेग्नेंट वुमेन कोविड से सफर करती है, तो उसमें हमें कौन कौन सी मेडिसिन ऐसा हम दे सकते हैं? लाइक महासुदर्शन घनवटी, अमृता सत्व दे सकते हैं, जैसे रस औषधि में कौन सी दे सकते हैं, और किस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए इफ वन सफर्स मैम? एक्चुअली प्रेगनेंसी टाइम में जैसा कि डॉक्टर तोमर ने बताया था, कोई भी उष्णवीर औषधि हम नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और इसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल जो है इसका कोरोना का, वही फॉलो करेंगे। ठीक है मैम आयुर्वेदा में जैसे कोई ऐसा प्रोटोकॉल तो अभी नहीं बना हुआ है ना, जैसे काढ़ा भी हमें मना कर देना। आयुष क्वाथ ले सकते हैं, जो आयुष 64 है वो ले सकते हैं, जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वही ले सकते हैं। ठीक है, बाकी रस औषधि को में केयर भी करनी है कि वहां सुदर्शन चूर्ण देके, घनवटी देके उष्णवीर हो जाएगी, तो ज्यादा नहीं देनी है उसको। ठीक है, तिक्त रस भी है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमको तो मधुर शीतल द्रव्य औषधियां देनी होती ना प्रेगनेंसी टाइम। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी डॉक्टर पूजा जी ने आपके सामने जो बात कही कि आपको वट एवर मेडिसिन आर ऑलरेडी ट्राइड एंड वेरीफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक आयुष 64 and Ayush Quath, Sansamani Bati, they can be used. But as far as the other medications are concerned, we are talking about the different other precautions, Mahasudarshan, Ghanvati and all these things. जब तक इसके बारे में कोई एविडेंस बेस्ड हमारी चीजें सामने नहीं रखी जा रही हैं, तब तक उनको हम प्रयोग करने से बचें। These medicines are self-sufficient. They can be used. Whatever guideline is given by the government of India. Yes, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं उसमें आयुष 64 भी दे रहे हैं, तो क्या आयुष 64 प्रेग्नेंट वुमेन में दे सकते हैं कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन हमसे भी काफी लोग पूछ रहे हैं, तो मैम जानना चाहेंगे, मैम प्लीज बताएंगे आयुष 64 क्या सेफ है कि नहीं? डॉक्टर पूजा जी, कंट्राइंडिकेशन तो आयुष 64 में नहीं दिया है ना, प्रेग्नेंट को नहीं देनी है, ऐसा तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं गाइडलाइन में है जी। अभी ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और आप लोगों के सामने ये सब चीजों को क्वेरी जो आपकी हैं, द क्वेरी विल बी फर्दर वेरीफाइड बाय द मिनिस्ट्री एंड वी विल पास दीस क्वेरीज ऑन द अगेन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। मैं यहाँ एक आंसर था चैट बॉक्स में कि प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी का रिप्लाई था कि अगर कोई प्लान करती है तो वैक्सीनेशन करा के फिर प्लान करना चाहिए उसको, बट वैक्सीनेशन जब कराते हैं तो उसमें ये इंडिकेशन है कि 4 मंथ्स तक उसको प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि वैक्सीन लग जाए तो 4 महीने तक शी शुड नॉट प्लान, ये याद ध्यान में होना चाहिए। ये मैडम इंस्ट्रक्शन कहीं से है? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जहां पर वैक्सीन लगाने जाते हैं उनसे पूछते हैं कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी तो वैक्सीन मत लगाइए, और लगाते हैं तो 4 मंथ्स तक आपको प्लान नहीं करना है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। बहुत अच्छा। आपने ये बहुत ही अच्छे प्रश्न को आपने सामने रखा, बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड। इसको आप लोग ध्यान रखें कि 4 महीने तक आपको वैक्सीन के बाद में प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है। ओके मैडम, थैंक यू। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। डॉक्टर अंजलि जी ने हैंड रेस किया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए डॉक्टर अंजलि जी। हेलो सर। जी हाँ सर तो आज के एक क्वेश्चन रिलेटेड नहीं था सर, परसों का अस्थमा डे का मैं थोड़ा ये ओके समझ गया। हम आपको वीडियो लिंक सेंड कर देंगे, आप नंबर सेव कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दूंगा मैं यूट्यूब। कौन से नंबर पे भेजूं सर आपको नंबर? 9452। एक मिनट नंबर लिख, अभी मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में ओके सर। तो मैं सोचता हूँ कि आप डॉक्टर वासनी जी थोड़ा सा आप इसको कंक्लूड करवा दें, इसके बाद डॉक्टर आर्या जी को बुलाएंगे हम लोग। नहीं, डॉक्टर आर्या जी को बुलाइए सीधे। अच्छा, अब जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी पैनलिस्ट ने बहुत ही व्यवहारिक चीजें हम लोगों के सामने रखी, जो कि निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए लाभकारी होंगी। मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय वासनी भाई साहब को, और साथ में हमारी डॉक्टर पूजा जी को, क्योंकि पूजा जी को तो मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि हम लोग सहपाठी रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में,
तो इनको न मैं चैन से सोऊंगा न चैन से सोने दूंगा। ठीक मैं है, जो है बिल्कुल। निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम लेके बैठा रहूंगा। और वार्षिक जी को तो मैं अपना पूरा अधिकार समझता हूं कि कितने भी व्यस्त होंगे आप, लेकिन आपने कभी हमको निराश नहीं किया। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आप निश्चित रूप से जन जागरूकता के इस अभियान में जिस प्रकार से सन्नद्ध है, मैं आपके इस डेडिकेशन को प्रणाम करता हूं। वार्ष्णेय जी पूरा सेशन सुने हैं। मुझे देख के बहुत वो गर्व हो रहा है कि पूरा सेशन बैठ के सुने हैं। जनरली क्या होता है, गेस्ट हाँ शुरुआत में अपना उद्बोधन देते हैं फिर नहीं सुनते। पहली बार मैं ये देख रही हूँ कि पूरे सेशन में वो रहे उनका हैं और सुन डेडिकेशन, रहे हैं। उनका हमारे प्रति लगाव और उनका जो है एक समर्पण, एक उनकी इस भावना का मैं बहुत समादर करता हूँ। और बहुत हमेशा बहुत रहता धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्ट को, सभी साथ जुड़े हुए हैं। और मैं डॉक्टर डीपी आर्या जी को, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है विश्व आयुर्वेद मिशन के, उनको मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे आए हुए सभी अतिथियों का आप कृतज्ञता ज्ञापन करें और कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलें। डॉक्टर डीपी आर्य जी, आपको अनम्यूट कर दीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज विश्व आयुर्वेद मिशन और आरोग्य भारती द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, पूरे भारत की आधी जनसंख्या का मातृशक्ति का विषय, जो बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण विषय है, आज ये कार्यक्रम डॉक्टर तोमर जी द्वारा रखा गया। मैं इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, जिन्हें हम महर्षि अशोक वार्ष्णेय जी कहते हैं, उनका बड़ा प्रेम है हमारे प्रति। और इस कार्यक्रम के प्रति विश्व आयुर्वेद मिशन और आरोग्य भारती ने जो इस जन जागरण का बीड़ा उठाया है, उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं उनका विशेष आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। विशेष रूप से आज के हमारे प्रमुख विद्वान वक्ता आदरणीय हमारी डॉक्टर मंजू भारद्वाज जी, पूजा भारद्वाज जी, जो कि डायरेक्टर जनरल रही हैं उत्तराखंड की और बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं और बड़ा कार्य उन्होंने पूरे उत्तराखंड में आयुष के लिए किया है, जो कि एक उदाहरण है। मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज डॉक्टर कामिनी धीमान जी, जो AII की एसोसिएटेड प्रोफेसर है, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अंजना सक्सेना जी और डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी, चारों हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो हमारी बातें महिलाओं के प्रति और जो भी जानकारी हो सकती थी उसको रखा है। और इससे मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा संदेश आयुर्वेद में जो बातें थी या इस पीरियड में जो एक लोगों के अंदर भय है उसको दूर करने में हमारी मदद मिलेगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर तो हमारी पहली जो हमारी डॉक्टर भारद्वाज जी ने और डॉक्टर धीमान जी ने बताया है कि जो हमारे विषय है ये, तो हमारा तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि हमारे गांव की दादी नानी वो पूरी एक तरह से चिकित्सक होती थी। आज तो आधुनिक जीवन में हमारा ये सारा एक तरह से तंत्र बिगड़ गया है, क्योंकि जो आधुनिक काल में डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, वहाँ पथ्यापत्र खान पान का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पर पहले जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले प्रसूता को बिल्कुल इस ढंग से रखा जाता था और सारा खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था, और जो सबसे बुजुर्ग महिला होती थी वो उसकी देख रेख करती थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि वास्तव में आज जो हम इतना डर रहे हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से पिछले 100 साल, इन 100 सालों को निकाल दें और पुराने 100 साल को ले लें, तो वहां सब चीजें हमारी आयुर्वेदिक ढंग से होती थी, खान पान पथ्यापत्र सारी चीजें होती थी, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस विषय में एक छोटा सा योग बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं NIA जयपुर में काय चिकित्सा MD का विद्यार्थी था। तो एक मेथी पाक का योग होता है, राजस्थान में बड़ा प्रचलित है मैडम, और वो जो है वहां पर मेथी पाक को बनाते हैं। ये सागंदर संहिता का योग है। उसमें पिपली, पिपला मूल, चित्रक, अजवाइन, धनिया, जीरा, सफेद काला जीरा, तेज पत्र, दालचीनी, नागरमोथा, करचूर, सौंफ, सौंठ और काली मिर्च को वो गाय के घी और उसमें उसका पाक बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं। और जो भी प्रसूता होती है वहां प्रचलित है कि उसको मेथी पाक खिलाओ और 10 मूल
पिलाओ। तो ये एक ऐसी प्रचलित बातें हमारी हैं जो हमारी आज भी बहुत अच्छा लोगों के लिए एक तरह से आदर्श हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और मैं आप सभी का आभार करता हूं और जितने भी हमारे दूसरे सम्मिलित रहने वाले हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं, हमारे साथी हैं, विद्वान चिकित्सक हैं, उनका भी आभार करता हूं। और विशेष रूप से आज तोमर साहब ने जो कहा है, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय वार्ष्णेय साहब का आदेश कि हम बहुत जल्दी ही एक वेबिनार इस विषय पर भी करेंगे जो कोरोना की बीमारी है और इसके अंदर हमारी जो पुरातन चिकित्सा पद्धति में जो हमारी यज्ञ की थेरेपी थी, जो हमारी हवन की थेरेपी थी और जो हम अपने हवन के अंदर जो कीटाणुनाशक औषधियों को डालकर उसका धूपन करते थे, उससे बीमारियां दूर होती थी और मंत्र सहित उसको हवन करते थे, तो वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा सारी बीमारियों का, कितनी ही बड़ी बड़ी बीमारी आ जाए, कितने ही विषाणु और कीटाणु आ जाए, उन सबका नाश करती थी। तो इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर तोमर साहब के निर्देशन में और वार्ष्णेय जी के आज्ञानुसार हम बहुत ही जल्दी इस विषय पर भी एक वेबिनार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों का इस वेबिनार में सबका धन्यवाद और आभार करता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्या जी। अब मैं डॉक्टर अवनीश जी से कहूंगा कि शांति मंत्र के साथ। डॉक्टर अवनीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन वो कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। अब आप शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन करें और सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी धन्यवाद सर। इस चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर मैंने दिया है, अगर जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिएगा यूट्यूब का या इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। कई लोगों ने भेजा है, या पिछले प्रोग्राम का भी, अस्थमा वाले प्रोग्राम का भी, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए होगा मिल जाएगा। 9452674777 मैंने नंबर मैसेज किया है चैट बॉक्स में। धन्यवाद सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी। हम सभी लोग शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी पुनः मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम प्रणाम, सभी को प्रणाम।